Hello dear students, welcome back to the GDC classes. So dear students, I hope महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर की जो 109 पोस्ट आपकी लॉन्च हो चुकी हैं, रिलीज हो चुकी हैं, उनकी तैयारी आप सभी लोगों ने शुरुआत कर दी होगी और साथ ही साथ आपने अपने फॉर्म को भी फिलअप कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो फिल कर लीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा कि जो फॉर्म की डेट बढ़ी है ना, वो फॉर्म डी स्टूडेंट्स के लिए बढ़ी है, लेकिन आप बी फॉर्म स्टूडेंट्स के लिए लास्ट डेट आज भी 21 तारीख ही है, तो इसलिए उसको डिले मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर 2016 में जो हमारा पेपर हुआ था, उसको आज हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को समझते हैं और साथ ही साथ उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करके एक्सप्लेनेशन के साथ अपने कॉन्सेप्ट को भी बिल्डअप करते हैं। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले एक चीज जरूर आपसे बता दूं। मैं बार बार कहता हूं कि बेटा आप कभी भी डीआई की वैकेंसी का अगर एग्जाम देने जा रहे हो, ये याद रखिएगा कि उसमें फार्माकोलॉजी और ज्यूरिस्प्रूडेंस दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके सबसे मेजर सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पे आपको केवल फार्माकोलॉजी और ज्यूरिस्प्रूडेंस से ही मिलके आपको अराउंड 55 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मींस मोर देन 50% केवल ये दो सब्जेक्ट आपके कवर कर जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा इन दोनों सब्जेक्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट देके चलिएगा। और इसी के लिए जो ये हमारी क्लासेस चल रही हैं फॉर द एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर 2025, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस अकॉर्डिंग टू द सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस कंडक्ट कराई जा रही हैं, उसमें आप हर एक टॉपिक का प्रॉपर आप वहां पे अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो चलिए इस 2016 के पेपर में पहला क्वेश्चन क्या था फ्रॉम द फार्माकोलॉजी, आइए उसको समझते हैं। व्हाट इज द एंटीडोट फॉर द लेड पॉइजनिंग। अभी हमने ये पॉइजनिंग की बात किया, और पॉइजनिंग का क्या होता है कि जब हमारे किसी भी सब्सटेंस की ओवरडोज हो जाती है और उसके लिए हम एंटीडोट्स यूज करते हैं। सो अगर लेड की पॉइजनिंग होगी तो उसका स्पेसिफिक एंटीडोट है डाइमरकैप्टोसैक्सिनिक एसिड की बात किया जाएगा। फाइसोस्टिग्मिन हमारा एट्रोपिन का एंटीडोट है, फोमेपिजोल मेथेनॉल का एंटीडोट है, और एट्रोपिन हमारा एट्रोपिन का एंटीडोट फाइसोस्टिग्मिन है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, डाइमरकैप्टोसैक्सिनिक एसिड। सो यहां पे आपके पास ये जो टेबल है ना, इसमें हमने काफी हद तक आपकी पॉइजनिंग के स्पेसिफिक एंटीडोट्स को हमने मेंशन किया है, जैसे हिपेरिन, प्रोटामिन सल्फेट, डिजॉक्सिन, डिगिबाइन, बीटा ब्लॉकर, ग्लूकेगॉन की बात आएगी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन की बात किया जाएगा, मेथेनॉल, फोमेपिजोल, वारफेरिन हमारा यहाँ पे विटामिन के, थियोफाइलिन की बात करोगे हमारा स्मोलॉल, सैलिसिलेट की बात करोगे एल्कलाइन डायूरेसिस कराया जाएगा, लेड डाइमरकैप्टोसैक्सिनिक एसिड, साथ ही साथ हम साइनाइड की बात करेंगे, एमिल नाइट्राइट, सोडियम थायोसल्फेट। ये हमारे डिफरेंट ड्रग के स्पेसिफिक एंटीडोट्स हैं ड्यूरिंग द पॉइजनिंग। Which of the following drug is not a tocolytic? Tocolytic means the drug which causes the uterus relaxation. जो यूट्रस का रिलैक्सेशन करते हैं उनको टोकोलाइटिक बोला जाता है, वाइल जो ड्रग यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं उनको ऑक्सीटोसिन बोला जाता है। अब ये टोकोलाइटिक की बात किया गया, लेकिन क्या लिखा गया, नॉट अ टोकोलाइटिक। देखिए रिटोड्रिन बीटा 2 एगोनिस्ट है, ये टोकोलाइटिक है। मैग्नीशियम सल्फेट की बात करोगे टोकोलाइटिक है, मिसलेनियस के अंतर्गत आता है। निफेडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, टोकोलाइटिक है, यूट्रस का रिलैक्सेशन करता है। लेकिन जो हमारे इर्गट डेरिवेटिव की बात किया जाए, ऑक्सीटोसिन की बात किया जाए, ये हमारे क्या है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। तो इर्गोटामिन हमारा टोकोलाइटिक नहीं है, ये ऑक्सीटोसिक इन नेचर होता है। सो टोकोलाइटिक कौन कौन से, पहला हमारा बीटा 2 एगोनिस्ट, रिस्ट से याद रखते हैं, रिटोड्रिन, आइसॉक्सप्यूरिन, सॉल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ओनली डाइहाइड्रोपिरिडिन क्लास की ड्रग की बात किया जाएगा। ऑक्सीटोसिन में हमारा यहाँ पे ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द एटोसिबैन की बात आएगी, वाइल मिसलेनियस में मैग्नीशियम सल्फेट। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, मैच द फॉलोइंग। ये दिया गया है रिगार्डिंग द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। आपको यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के नेम दिए गए हैं और साथ ही साथ उनके फैक्टर का नंबर पूछा गया है। तो चलिए मैच करिएगा, बड़ा आसान है ना, इसको तो याद किया होगा ना। फिट पैंट, लूसर, टाइट कॉलर, इट्स अ पार्टी, लेट्स हग द सीनियर्स। ट्रिक याद है? चलो नहीं याद है मैं याद करा दूंगा क्लासेस में, परेशान मत हो। थ्रोम्बोप्लास्टिन, सो थ्रोम्बोप्लास्टिन की बात किया जाएगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारा फैक्टर 2 होता है,
थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारा फैक्टर 3 होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन की बात किया जाएगा, हाँ जी, थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 3। प्रो कन्वर्टिन की बात किया जाएगा, प्रो कन्वर्टिन यहां पे हमारा देखने को मिलेगा फैक्टर 1 पे आओगे, प्रो कन्वर्टिन की बात किया जाएगा। फिब्रिनोजन की बात किया जाएगा, फैक्टर 7 आएगा, और प्रोथ्रोम्बिन हमारा फैक्टर 2 आएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी द ए, क्योंकि हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन की बात किया जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारा फैक्टर 3 होता है। वाइल अगर प्रो कन्वर्टिन की बात किया जाएगा, प्रो कन्वर्टिन हमारा फैक्टर 7 होता है, फिब्रिनोजन हमारा फैक्टर 2 होता है, और फिब्रिनोजन हमारा फैक्टर 1 होता है, और प्रोथ्रोम्बिन हमारा फैक्टर 2 होता है। तो ये रहे हमारे क्लॉटिंग फैक्टर, इसलिए बोलते हैं फिट, फैन, टाइट, कॉलर, लूज शर्ट, एंड इट्स फेयरवेल पार्टी, लेट्स हैव हग टू द सीनियर्स। हम ये बात करेंगे, फोर्सफुली हग टू द सीनियर्स। मैच द फॉलोइंग एंटी कैंसर ड्रग विद देयर सेल्स इफेक्ट। चलो 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 चलो, यहां पे आपके सामने एंटी कैंसर क्लास की ड्रग दी गई है। अब उनमें से आपसे पूछा गया ये सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग है, बताइए कौन सी ड्रग किस साइकिल पे काम करेगी। जैसे साइटाराबिन क्या है हमारी, ये एंटी मेटाबोलाइट क्लास की ड्रग है, यानी हम इसको किसमें रखेंगे, शेड्यूल, ये हमारा रहेगा फेज एस में हमारा जाएगा। सो एस फेज में हमारा साइटाराबिन की बात आएगी, लीजिए लगा दीजिए, यानी यहां से बातें चलेंगी। इटोपोसाइट की बात किया जाएगा, विनक्रिस्टिन की बात किया जाएगा, ब्लियोमाइसिन की बात किया जाएगा। सो इटोपोसाइट हमारा G1 और S पे काम करता है, यानी 2 पकड़ के चलिएगा। विनक्रिस्टिन हमारा M फेज पे काम करता है, यानी हम यहाँ पे विनक्रिस्टिन हमारा M फेज पे काम करता है, हम इसको लेके चलेंगे। ये हमारा, अच्छा ये चल रहा है 4, 1, 2, और ब्लियोमाइसिन की बात किया जाएगा जो G2 और M पे काम करेगा, यानी ए आंसर हमारा आ जाएगा। क्योंकि देखो विनक्रिस्टिन है, टैक्सेन है, ये एम फेज पे ही काम करेंगे, माइटोटिक स्पिंडल्स को इनहिबिट करते हैं। सो इटोपोसाइट G1 और S पे काम करेंगे, एंटी मेटाबोलाइट जितनी भी एस फेज पे जाएंगी, जबकि हम इटोपोसाइट की बात करेंगे, ब्लियोमाइसिन की बात करेंगे, ये हमारे G2 फेज में जाएंगे, और विंका डेरिवेटिव और टैक्सेन डेरिवेटिव हमारी एम फेज में जाएंगी। इकलौती एंटीबायोटिक ब्लियोमाइसिन होती है जो हमारी सेल साइकिल स्पेसिफिक होती है, बाकी जितनी भी हमारी एंटीबायोटिक अंडर द एंटी कैंसर क्लास की ड्रग आती है वो सेल साइकिल स्पेसिफिक नहीं होती है। Which of the following is an ester and short acting local anesthetic? पहली बात पूछा गया एस्टर। अब देखो नाम कैसे क्या है, टेट्राकेन एस्टर है, डिबुकेन एमाइड है, लिडोकेन एमाइड है, क्यों डबल आई है, प्रोकेन एस्टर है, तो एस्टर तो 2 ही बचे। अब क्या बोला गया, शॉर्ट एक्टिंग, तो हमने इसके लिए एक नाम क्या देखा था कि जो हमारा पीसी पर्सनल कंप्यूटर शॉर्ट होता है, फिर आया लैपी, ये हमारा क्या होता है, लॉन्ग होता है थोड़ा सा, लेकिन लॉन्गेस्ट की बात किया जाएगा तो टीबीआरडी की बात करते हैं, यानी प्रोकेन क्लोरोप्रोकेन, लिग्नोकेन प्रिलोकेन हमारा इंटरमीडिएट, टेट्राकेन बुपिवाकेन रोपिवाकेन एंड डिबुकेन की बात किया जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा शॉर्ट एक्टिंग के थ्रू क्या हो जाएगा, प्रोकेन हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, पीसी, एलपी एंड टीबीआरडी की बात करेंगे, आराम से आपको लोकल एनास्थेटिक याद हो जाएंगे। जबकि एस्टर और एमाइड का आइडेंटिफिकेशन सिंगल आई और डबल आई से हम डिफरेंशिएट करते हैं। एंटीफंगल एंटीबायोटिक एम्फोटेरिसिन बी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब ये एम्फोटेरिसिन बी की बात किया जाएगा जो कि पॉलीइंस एंटीबायोटिक होता है, ये मेनली कहां से ऑब्टेन्ड होता है, ये हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस से ऑब्टेन्ड होता है। सो करेक्ट आंसर विल बी द सी आंसर, स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस। अब यहां पे हमारा आता है हेमाकोपिंपल होता है, यानी स्ट्रेप्टोमाइसिस पिम्पिरेना ऑब्टेन फ्रॉम द मींस इससे हमारा क्या मिलता है, हेमाइसिन आता है। जबकि पेनिसिलिन ग्लिशियोफुल्विन की बात किया जाएगा, यहां से हमारा ग्लिशियोफुल्वम आता है या ग्लिशियोफुल्विन आता है। सो एम्फोटेरिसिन बी नोडोसस, हेमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस पिम्पिरेनी की बात किया जाता है, नेटामाइसिन नेटेलेंसिस से आता है, और नाउसी से हमारा निस्टैटिन आता है। ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, निमोनिक्स होते हैं जो आपके लिए काफी इजी होता है याद रखने के लिए। Which of the following drug is not an enzyme inducer? अब GPRS सेल फोन याद है ना, फेनोबार्बिटोन एंजाइम इंड्यूसर, फेनिटोइन एंजाइम इंड्यूसर, रिफैम्पिन एंजाइम इंड्यूसर, लेकिन जो सिमेटिडीन है ये एंजाइम इंड्यूसर नहीं है, ये एंजाइम इनहिबिटर है। और आपसे क्या पूछा गया, नॉट एन एंजाइम इंड्यूसर। तो ये अगर ट्रिक याद है या sickface.com याद है, आप आराम से एंजाइम इंड्यूसर और एंजाइम इनहिबिटर के एग्जांपल दे सकते हो जो हर एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है।
One of the following drug is most widely used as local anesthetic for infiltration, regional nerve block, epidural and subarachnoid anesthesia. It is also commonly used for the topical anesthesia. इतनी सारी प्रॉपर्टी तो एक ही में होता है, वो है हमारी फेवरेट लिग्नोकेन या जिसको हम बोलते हैं लिडोकेन। तो ये लिग्नोकेन या कहूं लिडोकेन में हमें ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, जो टॉपिकल भी है, सबअरेक्नॉइड स्पेस में भी दिया जाता है, एपिड्यूरल, सरफेस एनेस्थीसिया, इन्फिल्ट्रेशन, इंट्रावेनस रीजनल एनेस्थीसिया, हर जगह ये दिया जाता है 2% कंसंट्रेशन के फॉर्म में। Which of the following antiretroviral drug belong to non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor? क्या बोला जा रहा है? Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor यानी NNRTI की बात किया जा रहा है। अब इसके लिए मैं सिंपल सा बोलता हूं, NRTI याद रखना है तो 𝘂𝙀𝙎𝘾𝙀𝙍 लंबा डायनासोर एंट्री किया ये बोलते हैं, और वही अगर NNRTI याद रखना है तो इफावेरिन, नेविरापिन एंड डेलावेरिडिन की बात किया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? नेविरापिन दिख रहा है। अब देखो जिसमें भी नेविर लगा है वो तो हमारी क्या होती है? प्रोटीएज इनहिबिटर होती हैं। एस्टाविविडिन ये एनआरटीआई क्लास की ड्रग है, तो एनएनआरटीआई की इकलौती ड्रग हमारी आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज द नेविरापिन इज द करेक्ट आंसर। नेविरापिन, इफावेरिन, डेलावेरिडिन, दीज आर कॉल्ड एज द एनएनआरटीआई, मींस नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर क्लास की ड्रग है हमारी ये। Which of the following drug is not a component of fixed dose combination used in RNTCP for the tuberculosis? हाँ जी, जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट होता है वहां पे कंबाइंड मेडिसिन यूज की जाती है और उसमें अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट दिए गए हैं फॉर द हमारे अगर बात किया जाएगा टाइम बेसिस पे की बात करते हैं। अब उसमें जो हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग है ना, पेरिस जिसको याद करते हैं, पायराजिनामाइड, इथम्ब्यूटॉल, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो जितनी भी हमारी ड्रग है वो सभी क्या है? पहले दी जाती हैं। अब यहाँ पे रिफाम्पिसिन दिख रही है, आइसोनियाजिड दिख रही है, इथम्ब्यूटॉल दिख रही है, लेकिन मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो कि हमारी सेकंड लाइन ड्रग होती है तो ये हमारे इस कॉम्बिनेशन में नहीं आती है। आरएनटीसीपी की बात किया जाएगा, दैट इज द फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के गाइडलाइंस के लिए दी गई है, जहां पे अगर हम मेनली बात करेंगे हमारा आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथम्ब्यूटॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया जाता है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर। एंटी डिप्रेसेंट क्लास की ड्रग पढ़ा है ना, ये एंटी डिप्रेसेंट क्लास की ड्रग की ही एग्जांपल है। एंटी डिप्रेसेंट क्लास की ड्रग में आपने अलग अलग क्लासेस पढ़ी होगी, जैसे हमारी आती है रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ माओ एंजाइम, एसएसआरआई, टीसीए, एसएनआरआई, तमाम प्रकार की क्लासेस आती हैं। अब जरा इसमें एग्जांपल देखिए, जैसे नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर टीसीए क्लास की ड्रग के अंतर्गत आएगा। हाँ जी, नजर डालें एक बार, कहां पे दिख रही है? ये सर एमिट्रिप्टिलिन दिख रही है। सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जिसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, फ्लुओक्सेटिन, फ्लुओक्सामिन या मड्यूलोक्सेटिन, ये सारी ड्रग देखने को मिलती है, ये आ जाती है। मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, माओ इनहिबिटर, यहाँ पे फेनाल्जिन मिल रही है, जबकि साइकोमोटर स्टिमुलेंट आपको डेक्स्ट्रोमेथाम्फेटामिन आपको देखने को मिलेगी। सो जरा मैच करके बताइएगा, 1 for 4 से शुरू करिए और शुरू करते ही खत्म कर दीजिए। जी सर, ये आपका आंसर आ जाएगा। These are the drug which comes under the antidepressant drug classification, जहां हमारा टीसीए आता है, एसएसआरआई, एसएनआरआई, साथ ही साथ हम माओ इनहिबिटर की यहां पे बात करते हैं। नेक्स्ट, द रिलेटिव नेफ्रोटॉक्सिसिटी among the non-steroidal anti-inflammatory drug is one of the following। अब देखो नसैड्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी करेंगे। अब अगर उन्हीं के बेसिस पे बात किया जाए, यहाँ पे सबसे ज्यादा नसैड्स में जो हमें देखने को मिलता है, अगर हम बात करेंगे इंडोमेथासिन में हमें काफी हद तक देखने को मिलता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। सो इंडोमेथासिन, इंडोमेथासिन, अरे वाह। अब इंडोमेथासिन के बाद क्या बात कही जा रही है? देखो इंडोमेथासिन में सबसे ज्यादा है, तो आंसर तो वैसे ही आपको मिल गया, सबसे ज्यादा इंडोमेथासिन, देन फिनोप्रोफेन, देन आइबुप्रोफेन की बात किया जाएगा। बाकियों में हमें उल्टा मिल रहा है तो सी आंसर हमारा यहां पे मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप बाकियों के कंपेयर में करोगे तो इंडोमेथासिन दीज हैव द हाई नेफ्रोटॉक्सिक पोटेंशियल, क्योंकि ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन सबसे ज्यादा करती है, और इसीलिए तो कहा जाता है ना कि एनाल्जेसिक ड्रग व्हिच कैन कॉज द फ्रंटल हेडेक इकलौती ड्रग में आती है। फेनोप्रोफेन मॉडरेट है, आइबुप्रोफेन लोअर नेफ्रोटॉक्सिसिटी मिलती है। Which of the following antifungal drug is used only topically? अब एंटीफंगल ड्रग में जब एजोल ड्रग का क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहां पे आता है, पहली हमारी आती है टॉपिकल यूज, जिसके लिए हम छोटा सा वर्ड याद रखते हैं, आओ मेरे प्यारे
मींस कम की बात किया जाता है। क्लोट्रिमाजोल, ऑक्सीकेनाजोल, मिकोनाजोल, इकोनाजोल ये सब हमारी टॉपिकल क्लास की ड्रग है। तो क्लोट्रिमाजोल यहां पे मिल रही है, आंसर लगा दीजिएगा। वैसे अगर आपको टॉपिकल और सिस्टमिक डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे ग्रिशियोफुल्विन, केएमसी, फिट, निस्टैटिन याद रखिएगा। इससे आप बता सकते हो कि सिस्टमिक कौन सी है और टॉपिकल कौन सी जाती है। जैसे कीटोकैनाजोल आपकी सिस्टमिक भी है, टॉपिकल भी है, लेकिन मिकोनाजोल और क्लोट्रिमाजोल आपकी सिर्फ टॉपिकल मिलेगा। जैसे आपकी इट्राकेनाजोल, फ्लूकेनाजोल, वोरिकेनाजोल की बात करेंगे, फुल वीआईपी बोला जाता है। पोशोकेनाजोल वो केवल सिस्टमिक काम करती है। अब जैसे यहाँ पे टर्बिनाफिन की बात किया जाएगा, वो भी हमारा सिस्टमिक और टॉपिकल दोनों काम करती है। तो ये कुछ वर्ड होते हैं जो आपकी कॉन्सेप्ट को इजी करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं पढ़ना मतलब ये नहीं कि सिर्फ रट लेना, पढ़ने का मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट बना के चलना जो आपके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सके, उनकी कहानी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या है, व्हाट इज एक्सेप्टेड डेली इनटेक, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द एडीआई, एक्सेप्टेड डेली इनटेक इन मिलीग्राम पर केजी पर डे की बात किया जाएगा। एल्ड्रिन एंड डाइएल्ड्रिन ये दोनों हमारे केमिकल, बट आज की डेट पे नहीं, 1970 के आसपास यूज हो रहे थे। और उस समय जो उनका एक्सेप्टेबल डेली इनटेक था वो 0.0001 हमारा एश्योर किया गया था बाय द जेएमपीआर के द्वारा। और ये डोज दिया गया, थोड़ा सा हटके और यूनिक क्वेश्चन था, बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पे जाने की जरूरत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ओपॉइड एंटीटसिव, एंटीटसिव तो हैं लेकिन ओपॉइड नहीं है। अब देखो कोडीन, इथाइल मॉर्फिन, फॉलकोडीन, आपको नाम में ही बता रहा है ये सभी ओपॉइड डेरिवेटिव हैं। लेकिन अगर आप डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन की बात करेंगे जो कि एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, ये हमारा नॉन ओपॉइड डेरिवेटिव, नॉस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन एंड क्लोफिडेनायोल, ये हमारे क्या होते हैं, नॉन ओपॉइड एंटीटसिव एजेंट होते हैं। अगर एंटीहिस्टामिनिक की भी बात किया जाएगा तो यहाँ पे क्लोरफेनरामिन, प्रोमेथाजिन, डाइफेनाइड्रामिन ये भी हमारे एंटीटसिव एजेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। मैच द फॉलोइंग, फेनोथायाजिन, ओके। अच्छा, यहाँ पे आपको ड्रग और उनके मैकेनिज्म को ऐड करना है। अब जैसे आपको पता है फेनोथायाजिन एंटीसाइकोटिक क्लास की ड्रग है जो कि D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है। सो ब्लॉकेड ऑफ द D2 रिसेप्टर कर दीजिए। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, आगे देखते हैं ब्यूटाइरोफिनोन, ये ब्यूटाइरोफिनोन हमारी क्या होती है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज द एंटीसाइकोटिक क्लास की ड्रग होती है। जहां पढ़ते हैं फेनो तो ठीक, व्हाट अबाउट अदर्स की बात आती है। सो ब्लॉकेड ऑफ द एम रिसेप्टर ब्लॉकेड, सप्रेस इनोसिटॉल सिग्नलिंग, ब्लॉकेड ऑफ 5-HT2A। अच्छा, लिथियम की बात करोगे तो ये हमारा सप्रेसिंग द इनोसिटॉल सिग्नलिंग की बात किया जाएगा। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक क्लास की बात आएगी तो हमारा यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट में हमें देखने को मिल सकता है। ब्यूटाइरोफिनोन की बात किया जाएगा, सप्रेशन ऑफ द 5-HT2A रिसेप्टर की भी बात आएगी। सो हमें यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा, हाँ जी, P for 4, so P for 4, then R for Q for 3, blockade of 5-HT2, okay, butyrophenol, muscarinic blocking and lithium यानी 1, जहां से हमें आंसर आ जाएगा, यहाँ पे C आंसर आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म को ऐड कर दिया गया है। अगर आप देखोगे फेनोथायाजिन D2 ब्लॉकर होती है। अगर हम एटिपिकल एंटीसाइकोटिक की बात करेंगे वो डायरेक्टली D2 रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करती, 5-HT2 पे काम करके चलती है। ब्यूटाइरोफिनोल एक्चुअली है तो ये भी हमारी मेनली D2 रिसेप्टर ब्लॉकर ही है, लेकिन एडवर्स इफेक्ट के रूप में ये मस्कैरिनिक को भी ब्लॉक करती है, तो हाँ कर सकती है। लिथियम इनोसिटॉल मोनोफॉस्फेटेज को इनहिबिट करती है, जिससे हमारा ये मूड स्टेबलाइजर या बाइपोलर डिसऑर्डर में सबसे ज्यादा यूज होता है। Which one of the following drug is uterine relaxant, यानी टोकोलाइटिक एजेंट की बात हो रही है। अब देखो आप खुद ही बताएंगे सर, ऑक्सीटोसिन क्या है, ऑक्सीटोसिक है, एर्गोनोविन ऑक्सीटोसिक है, क्विनिन ऑक्सीटोसिक है, लेकिन रेटोड्रिन, आइसॉक्सप्यूरिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट, एटोसिबैन, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब हमारे टोकोलाइटिक एजेंट होते हैं। जरा इधर नजर डालिएगा, रेटोड्रिन, सॉल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, आइसॉक्सप्यूरिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, निफेडिपिन या डिपिन क्लास की ड्रग, ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट, एटोसिबैन, मिसलेनियस के मैग्नीशियम सल्फेट आ जाएगा, नाइट्रेट, हैलोथिन, ये सब हमारे टोकोलाइटिक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं।
द सेलेक्टिव एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। अब एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर यानी सार्टन देखना है, बस आंसर दे देना है। आपको लो सार्टन यहां मिल रहा है। अब जैसे देखो कैप्टोप्रिल प्रिल है, एस इनहिबिटर है। एमिलोराइड हमारी ट्रायामेट्रिन क्या है, ये हमारी आती है रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर। वेरापामिल की बात करोगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आएगा। आपसे यहाँ पे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2 ब्लॉकर पूछा गया था। सार्टन क्लास की ड्रग देखोगे, लो सार्टन, वेल सार्टन, कॉन्डे सार्टन, इर्बे सार्टन, ओल्मे सार्टन, ये सब आपकी ड्रग यहीं से रास सिस्टम से निकल के चली आएंगी। What is the consequence of the interaction between 6-mercaptopurine and 𝘿𝙄𝙎𝑃URINOL? और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसके लिए समझने के लिए थोड़ा सा एक पॉइंट समझिएगा कि 𝘿𝙄𝙎𝑃URINOL वैसे तो आपको पता है ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी नहीं रखता है, लेकिन 𝘿𝙄𝙎𝑃URINOL हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आता है फॉर द ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम। ये जानते हैं आप, वही ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है 6-mercaptopurine के मेटाबॉलिज्म के लिए भी। तो अगर आपने 𝘿𝙄𝙎𝑃URINOL दे दिया जिसने ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, अब अगर ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं है तो 6-mercaptopurine का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, जिससे उसका हमारा एक्शन बढ़ सकता है, टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है। सो यहाँ पे डोज ऑफ 6-mercaptopurine इज रिड्यूस्ड, बिल्कुल है, रिड्यूस करना पड़ेगा, नो इफेक्ट जैसी कोई बात नहीं। डोज ऑफ 6-mercaptopurine इज इंक्रीज, नहीं डिक्रीज करना है, 𝘿𝙄𝙎𝑃URINOL की बात नहीं है। सो जैसा कि आप सभी ने देखा, मैंने सिंपल आपसे बोला कि हमारा जो 𝘿𝙄𝙎𝑃URINOL दैट इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ 6-mercaptopurine। 6-mercaptopurine का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसका कंसंट्रेशन बॉडी या ब्लड में रहेगा, तो हमें डोज को रिड्यूस करके देना है आगे। For donors experiencing plasmapheresis, okay, plasmapheresis हो रहा है, प्लाज्मा एक्सचेंज हो रहा है, एस्पिरिन should not have been taken। देखो अब कहा जाता है कि एस्पिरिन हमारा जो प्लेटलेट्स है उसका जो थ्रोम्बोक्सिन होता है उस एंजाइम को इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देता है, और इसलिए एक ऑन एवरेज कम से कम 2 दिन पहले से एस्पिरिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका जो हमारा एक्शन होता है इरिवर्सिबल इनहिबिटरी जो एक्शन जाता है वो 48 आवर्स तक जाता है। तो यहाँ पे अब आप ऑप्शंस पे अगर चलोगे तो आपको 3 आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये 48 से थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, तो हम 3 दिन की बात कर सकते हैं। एटलीस्ट वी हैव टू इनहिबिट, एटलीस्ट वी हैव टू prohibit or not take the aspirin 3 days prior to the plasmapheresis. Collect the liquid protein of the blood. Plasma helps blood and clot maintain antibodies. Plasmapheresis की बात है। Next, which of the following oral contraceptive preparation contains an estrogen and progestin in fixed dose for all the days? अब दोनों हैं तो ऑब्वियस सी बात है, कंबाइंड पिल की बात हो रही है, तो इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन, 3 टाइप की पिल आती है, एक हमारी कंबाइंड पिल आती है, एक मोनो पिल आती है, एक मिनी पिल आती है, एक इमरजेंसी पिल आती है। अब कंबाइंड पिल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हमारे दोनों होते हैं। वो बात अलग है कि इसमें अलग अलग हमारा कहा जाता है कि कुछ कभी कभी हम ड्रग को क्या करते हैं, एक के बाद एक लेते हैं, या उसमें हमारा रिडक्शन होता चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं मोनोफेजिक, बाईफेजिक, ट्राईफेजिक बोला जाता है। लेकिन हाँ मैं कह सकता हूं कि जब हमारा यहाँ पे कंबाइंड है तो वो हमारा कंबाइंड पिल की बात है। The antimicrobial drug showing structural similarity to para-amino-benzoic acid which is bacteriostatic। कुछ नहीं कहना है सर, अगर आप पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा CONH2, ये है हमारा पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। अगर इसी की जगह पे हम यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव कर दें और यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर SO2NH2 कर दिया, ये हमारा बन गया सल्फोनामाइड डेरिवेटिव। और यही सल्फोनामाइड डेरिवेटिव जो हमारा होता है दैट इज पाबा एनालॉग होता है, और पाबा का इनकॉर्पोरेशन फोलिक एसिड के सिंथेसिस में इनहिबिट करता है, बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर होता है। जितने भी सल्फोनामाइड डेरिवेटिव की बातें की जाएंगी। Which of the following statement about antibiotic is incorrect? Okay, oral activity can be conferred on cephalosporin by esterification of the 3-carboxylic acid group. Okay,
एसाइल यूरिडोपेनिसिलिन आर स्टेबल अंडर एसिडिक कंडीशन. Aminoglycoside have a highly substitute 1,3-diaminocyclohexane central ring. The enolized tricarbonyl methane system at C1 to C3 in the tetracycline structure need not be intact for good activity. वैसे मैं पहले कंफर्म कर दूं, ये क्वेश्चन गलती से फार्माकोलॉजी में आ गया. एक्चुअली ये क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री पार्ट का है, लेकिन चलो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं. देखो पहला क्या कहा जा रहा है, oral activity can be conferred on cephalosporin by esterification the 3-carboxylic acid group. हाँ, अगर हमने जो हमारा थर्ड पोजीशन पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर उसकी एक्टिविटी उसका एस्टरिफिकेशन कर दें तो हमारी एक्टिविटी कन्फर्ड रहेगी. एसाइल यूरिडोपेनिसिलिन्स आर स्टेबल अंडर एसिडिक कंडीशन. क्या बात कर रहे हो? Acyl uridopenicillin are not stable under acidic condition. Aminoglycoside have a highly substituted 1,3-diaminocyclohexane central ring. The enolized tricarbonyl methane system at C1 to C3 in the tetracycline structure need not to be intact for the good activity. No, it's needed for the good activity. यानी ये गलत है, P और R आपका सही है. अब देखो पहला क्या कह रहा है, oral activity can be conferred on cephalosporin by esterification the 3-carboxylic acid group. नहीं सर, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को अगर आपने एम्पर्ड किया तो वो आपके फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए कोई चेंज नहीं करेगा, केवल फार्माकोकाइनेटिक चेंज करेगा, यानी ये गलत है. एसाइल यूरिडोपेनिसिलिन आर स्टेबल अंडर एसिडिक कंडीशन. आपको पता है पेनिसिलिन एसिडिक है, सो ऑब्वियसली एसिडिक ड्रग आर स्टेबल अंडर एसिडिक कंडीशन. Aminoglycoside have highly substituted 1,3-diaminocyclohexane ring. बिल्कुल नहीं सर, यहाँ पे हमारा जो सेंट्रल रिंग होती है सब्स्टिट्यूशन नहीं आता. The enolized tricarbonyl methane system C1 tetracycline structure need C4 जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि आपको उसी से ही टेट्रासाइक्लिन बनता है. सो P और R इनकरेक्ट है, आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था. जरा देखना, aminoglycoside have highly substituted 1,3-diaminocyclohexane central ring. और वही हमने अभी आपसे बात किया, aminoglycoside have highly substituted 1,3-diaminocyclohexane central ring. यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस के बाद हमारा आता है गामा aminobutyric is formed by dicarboxylation of. किससे आता है सर? हमारे ग्लूटामेट से आता है. अब अगर आप इसकी सिंथेसिस देखेंगे तो हमारे ग्लूटामेट से इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट या डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की बात किया जाएगा, गैड जिसको बोलते हैं, ग्लूटामेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में गाबा बनता है. हाँ, अब ये एक मजेदार बात है कि ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड हमारे लिए क्या है, स्टिमुलेटरी काम करता है, लेकिन जब ये गाबा बनता है वो हमारे लिए क्या है, इनहिबिटरी वर्क करता है. लिस्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग इंक्लूड न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ज़िडोव्यूडिन एंड इट्स कॉम्बिनेशन, इंसेक्ट रेपेलेंट डाइथाइलटोलुआमाइड, DDT एक्सेट्रा, एंटी पार्किंसन मेडिसिन, लीवोडोपा, कार्बिडोपा. हाँ जी सर, यहाँ पे बात किया जाएगा. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारा P तो इंक्लूड हो ही जाता है, ये हमारी NRTI आती ही आती है. इंसेक्ट रेपेलेंट भी इंक्लूड किया जाएगा, ये सब इंक्लूड किए जाएंगे. यहाँ पे सारे आंसर सही हैं, क्योंकि ट्रेनेमेक्सिक एसिड हमारे लिए एसेंशियल में इंक्लूड होता है. अगर आप देखोगे हमारी अंडर द एंटी रेट्रोवायरल क्लास की ड्रग में ज़िडोव्यूडिन भी आ रही है, इंसेक्ट रेपेलेंट में DDT और डाइथाइलटोलुआमाइड भी आती है. 9th जो हमारी क्लास है उसमें हमारी एंटी पार्किंसन ड्रग आती है. 11th में हमारा प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट जो आते हैं वहां पे ट्रेनेमेक्सिक एसिड भी आता है. सो यस, ये सब हमारे एसेंशियल क्लासेस में हैं. Which of the following NSAID is not a propionic acid derivative? अब सिंपल सा है सर, आप केवल नाम देख के आप आंसर दे सकते हो कि हमारा सब में प्रो है, एक जगह प्रो नहीं है, जो कि ऑक्सीकैम डेरिवेटिव है. पिरोक्सीकैम, टिनोक्सीकैम, विलोक्सीकैम की बात किया जाएगा सर, वो हमारे इनोलिक एसिड डेरिवेटिव है, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव नहीं आते हैं. सिंपल. Which of the following drug include delta amino levulinic acid?
सिंथेटेज, डेल्टा अमीनो लिवोनिक एसिड सिंथेटेज इंड्यूसेस, ओके, फेनोबार्बिटोन, इथेनॉल, पैराल्डिहाइड, डायज़ेपाम। सर एंजाइम के इंडक्शन की बात चल रही है, एंजाइम के इंडक्शन की बात चल रही है, और किसके लिए? लेवोनिक एसिड के लिए। सो इथेनॉल की बात किया जाएगा। सर इथेनॉल which has been shown to induce the ALA synthetase in the liver which helps into the accumulation contributing by accumulation of the ALA and the development of the porphyria, a group of disorder characterized by the defect in the heme synthesis। इसीलिए कहा जाता है अगर अल्कोहल ज्यादा इंटेक करेंगे तो पोरफायरिया होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो इथेनॉल है वो हमारे ALA एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे हीम की सिंथेसिस प्रॉपर नहीं होती और पोरफायरिया हो जाता है। चलिए एनाटॉमी की तरफ चला जाए। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से देखो कितने क्वेश्चन आए। Which anticoagulant is produced by the mast cell and basophil? Anticoagulant, obviously sir, केवल एक ही नाम तो दिख रहा है एंटीकोगुलेंट के नाम पे, वॉरफेरिन है नहीं, हिपेरिन हमारा बेसोफिल्स और साथ ही साथ हमारे मास्ट सेल से आता है। आपको पता है मास्ट सेल में हिस्टामिन के साथ हमारा ये हिपेरिन वहां पे स्टोर्ड रहता है, जो कि नेचुरल एंटीकोगुलेंट के नाम से भी जाना जाता है, उसी की बात है। बेसोफिल ओरिजिनेट इन मेगाकैरियोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट, मेगाकैरियोसाइट्स और माइलोब्लास्ट। सो बेसोफिल की बात चल रही है, यानी हमारे ल्यूकोसाइट्स की बात चल रही है। अब बेसोफिल और एसिडोफिल हमने वहां पे देखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर देखोगे मेगाकैरियोब्लास्ट से तो हमारे प्लेटलेट्स बनते हैं, मोनोसाइट्स हमारे मोनोब्लास्ट से बनते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो माइलोब्लास्ट होता है उनसे हमारी बनती है क्या? बेसोफिल यहाँ पे बनती हैं। अगर आप पूरे ब्लड सेल्स की सिंथेसिस देखेंगे, मेगाकैरियोसाइट से प्लेटलेट्स आ जाएंगे। हमने यहाँ पे बोला हमारे जो लिम्फोइड, कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर होते हैं उनसे हमारे लिम्फोसाइट्स बनेंगे। हमने बोला यहाँ पे हमारे जो माइलोब्लास्ट होते हैं उनसे हमारे स्नोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स बनते हैं, जबकि अगर हम बात करेंगे हमारे मोनोसाइट्स सीधे माइलोब्लास्ट से आएंगे, ये हमारे अलग हो जाएंगे। Whole human blood is a mixture of blood and anticoagulant solution and contains not less than % of hemoglobin. Whole human blood. अगर आप लोगों ने अभी जीडीसी का नोट्स देखा हो जो सर्कुलेट किया गया था, ब्लड चैप्टर के बारे में इतनी बारीकी से सारे क्वेश्चन किए गए थे, अगर उसको थोड़ा सा भी आपने सिंसियरिटी के साथ पढ़ा होता तो मुझे लगता है शायद ये आपको मिल गया होता। और ये सारी चीजें जो महाराष्ट्र डीआई का क्रैश कोर्स चल रहा है वहां पे ये सारी चीजें दी जा रही हैं। सो आंसर यहाँ पे हमारा है 9.7% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ द हीमोग्लोबिन, 9.7%। Whole human blood is the final mixture of blood and anticoagulant solution that contain not less than 9.7% weight by volume of hemoglobin की बात किया जाएगा। चलिए एनाटॉमी से 3 से 4 क्वेश्चन, अगले हमारे जूरिस्प्रूडेंस की बात किया जाएगा। Government analyst is appointed by state and central government under section 33F of the, हमने क्या बोला था? ड्रग एनालिस्ट तो फालतू में लैब में बैठे रहते हैं अंडर द ASU सिस्टम, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी सिस्टम की बात किया जाएगा, PQR ओनली। जबकि अगर यही हमारा एलोपैथी में आता तो अंडर द सेक्शन 20 आ जाता। सारी चीजें पढ़ी आपने। अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल यू द पर्टिकुलर शोन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड ऑफ सब्सटेंस अदर देन पेरेंटल्स, उसमें सीरियल नंबर होगा, नेम ऑफ द बैच प्रोडक्ट होगा, लॉट साइज होगा, मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड होगा, ये सारी चीजें होंगी। और इसको ऑलरेडी आपको मैंने शेड्यूल यू क्लास के अंतर्गत जब हमने पढ़ा था तो वहां पे ये सारी चीजें मिलेंगी कि हमारे शेड्यूल यू में क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अकॉर्डिंग टू द डीएनसी एक्ट 1940 एंड आरटीआई 1945, ओके, डीएनसी एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945, शेड्यूल M2 इज मेंट फॉर द कॉस्मेटिक्स, M GMP, M1 होम्योपैथी, M2 कॉस्मेटिक्स, M3 मेडिकल डिवाइसेस। तो यहाँ पे सीधा आंसर हमारा M2 से रिलेटेड आ जाएगा। द टाइम पीरियड टू सप्लाई इंफॉर्मेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कंसर्निंग लाइफ और लिबर्टी ऑफ पर्सन इज, कितने घंटे में? 48 आवर्स के अंदर में हमें उसको क्या करना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन सप्लाई करना पड़ेगा।
ये आरटीआई के अंतर्गत लिखा गया है, जहां लाइफ और डेथ की है या लाइफ और लिबर्टी ऑफ पर्सन्स है, तो 48 आवर्स के अंतर्गत आरटीआई का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। द फॉलोइंग पेयर्स गिव जीएमपी रिक्वायरमेंट्स एज पर द वेरियस शेड्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। अब शेड्यूल टी जीएमपी एएसयू, M1 होम्योपैथी, M2 कॉस्मेटिक, शेड्यूल एन रिक्वायरमेंट फॉर द मिनिमम इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द रनिंग ऑफ फार्मेसी स्टोर होता है, यहाँ पे ये गलत है, एंड लिस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ अ फार्मेसी की बात है। द प्रेजेंट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, अगर 2016 में जाके बात करूंगा तब तो आपको वहां पे जीएन सिंह सर मिल जाएंगे, उसके बाद विजी सोमानी की बात आएगी। तो जरा एक बार टाइम पीरियड देख लेते हैं। देखिए, जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 1 फरवरी 2023 से अभी कौन है, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी सर्व एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इनसे पहले वीजी सोमानी सर थे, और उनसे पहले ईश्वरा रेड्डी, और उनसे पहले हमारे जीएन सिंह सर थे, जो 2012 से लेके 2018 तक हमारे ये रहे हैं जीएन सिंह सर, उनकी बात है। अभी आपसे पूछा जाए डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, आपको याद आएगा। द की प्रिंसिपल फॉर द रेगुलेशन ऑफ प्रिसाइज इन द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी एज आर फॉलोज। essentiality of drug, control of formulation price only, market based pricing, cost based pricing। अब जरा मुझे कंफर्म करिएगा कि सर जो हमारा एनपीपीए है वो ड्रग की प्राइसिंग को कंट्रोल करता है किस बेसिस पे सर? essential drug, कंट्रोल ऑफ फॉर्मुलेशन प्राइस ओनली, मार्केट बेस्ड प्राइसिंग, लेकिन कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग को अलाउ नहीं करता है। यानी अगर हम देखेंगे PQR, essentiality of drug, कंट्रोल ऑफ फॉर्मुलेशन प्राइस ओनली एंड मार्केट बेस्ड प्राइसिंग हमारा इंक्लूड होता है, क्योंकि अगर कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग रख दिया गया ना तो कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज अप्लीकेबल टू द फॉलोइंग एरिया, महाराष्ट्र ओनली। सो ऑब्वियसली हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हर जगह एप्लीकेबल है एक्सेप्ट जेएनके। वो बात अलग है कि अब हमारा जेएनके में भी एप्लीकेबल हो गया है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात की बात किया जाएगा, ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जेएनके हमारा वो रूल चलता था। द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्लासेस ऑफ द ड्रग और इनलिस्टेड बिलो। लेबोरेटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल ग्रुपिंग एंड डायग्नोस्टिक किट, NIB चलेगा। लेबोरेटरी विथ रिस्पेक्ट टू द VDRL, सर ये हमारा कोलकाता में है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं, इज्जत नगर बरेली में है। लेबोरेटरी फॉर होम्योपैथी गाजियाबाद में, ये सही है, यानी हमें P और S सही मिलेगा, बाकी Q और R हमारा इनकरेक्ट है। ये आंसर आप यहाँ पे दे सकते हैं। सो डिफरेंट हमारी ये लेबोरेटरीज कहाँ पे कौन सी हैं, इनको एक नजर जरूर देखिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग यूज्ड इन द फॉलोइंग डिजीज एंड डिसऑर्डर आर प्रोहिबिटेड। कौन कौन से? ड्रग फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मिसकैरेज, ड्रग टू करेक्ट द मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन वीमेन, ड्रग टू इंप्रूव द फेयरनेस, ड्रग टू इंप्रूव द पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग फॉर द सेक्सुअल प्लेजर। सो यहाँ पे हमारी ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज की एडवर्टीजमेंट जो प्रोहिबिटेड है वो इन कंडीशंस में क्या है, प्रोहिबिटेड की बात है। To procurement of the miscarriage in women, the maintenance or improvement of the capacity of human being for the sexual pleasure, correction of menstrual disorder, ये prohibited है। National Cancer Registry Program, which is a part of the National Cancer Control Program, was initiated in the year 1982 by the following organization। कौन किया है सर? हमारा ICMR के अंतर्गत ही तो बात किया जाएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च, यही यहाँ पे इसने आता है। For databases of the cancer cases, National Cancer Registry Program is initiated by the ICMR in the 1982 की बात होगी। The main regulatory authorities which issue guidelines that are globally accepted and followed by the pharma industry। वर्ल्ड वाइड की बात करोगे तो ICH एंड WHO, इसके अलावा कुछ और सोचने की जरूरत नहीं। USFDA तो केवल और केवल यूनाइटेड स्टेट्स के मिल लिए ना। यूके MCA की बात करोगे तो ये यूके के लिए है, जैसे इंडिया के लिए हमारी CDSCO है, लेकिन ICH एंड WHO ये तो वर्ल्ड वाइड है ना, इसलिए तो इनको हर जगह एक्सेप्टेड माना जाता है।
The functions of the central drug laboratory in respect of any drug or class of drug are carried out at Central Research Institute, Kasoli. The functions of central drug laboratory, okay, since Central Research Institute Kasoli किसकी बात हो रही है? In respect of any drug or class prescribed laboratory by central government. हाँ, obviously ये दोनों जगह हमारी टेस्टिंग होती है अंडर द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, लेकिन आईएसओ सर्टिफाइड या नैक सर्टिफाइड हमारी कोई भी लेबोरेटरी नहीं होती है कि जहां पे हम टेस्टिंग की बात करेंगे. नार्कोटिक ड्रग इंक्लूड, नार्कोटिक है, साइकोट्रॉपिक नहीं है, तो कोका और कैनाबिस की बात करिएगा, यानी पी एंड आर की बात होगी, जो ऑप्शन नहीं है. तो यहाँ पे हम नन ऑफ द अबव लगा सकते हैं, क्योंकि अब आप बोलोगे सर एसिट्रो नहीं, हमारी वो साइकोट्रॉपिक है. या अगर हम आरएस की बात करें मैच नहीं कर रहा है, तो नन ऑफ द अबव हमारा सही होगा, क्योंकि कोका, कैनाबिस, ओपियम यही तो हमने नार्कोटिक में पढ़ा है ना. तो फिर कॉन्फिडेंट रहिए अपने आंसर पे. Import license in Form 10A to import the drug is specified in Schedule X. Import license in Form 10 is to import drug excluding those specified in Schedule X, यानी C and C1 के लिए 10 है हमारा. An application for import license shall be made in Form 8 for drug excluding those specified application, तो 8 में होगा. An application for import license shall be 9A, जो कि गलत है, तो आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था, तो डी गलत है. क्योंकि जब आप क्या पढ़ते हो कि सर शेड्यूल सी एंड C1 की ड्रग के लिए एप्लीकेशन 8 होता है, लाइसेंस 10 होता है. शेड्यूल एक्स के लिए एप्लीकेशन 8A होता है, लाइसेंस हमारा 10A होता है. यही तो हमने पढ़ा है. The power of state government to regulate the possession for sale and sale of any poison. Such rules give detail pertaining to the grant of license to possess any specified poison for sale, wholesale, retail, fixing price. The classes of person to whom alone such license may be granted or sold. The maximum quantity of any such poison which may be sold to any person. ये आएगा. And the maintenance of records. Sir, यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे सभी सही होंगे, क्योंकि अगर आप जाओगे पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू रेगुलेट द पोसेशन फॉर सेल एंड पॉइजन, तो यहाँ पे द ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू पॉसेस एनी स्पेसिफाइड पॉइजन फॉर सेल, द क्लास ऑफ पर्सन टू whom alone such license may be granted, the class of person to whom alone any such poison may be sold, the maximum quantity of such poison which may be sold to any person, इन सबका डेटा देना होगा. Drug will be deemed to be spurious if it is imported under a name which belong to another drug, if it is colored, coated, powder or polished so that damage is concealed, if it is not labeled in the prescribed manner, if it is made to appear a better or greater therapeutic value की बात किया जाएगा. तो आपको यहाँ पे सिर्फ P देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तीनों कहानियां हमारी मिस ब्रांडेड ड्रग की कहानी है. बाकी आप स्पूरियस में आपको यही मिलेगा, क्योंकि कलर्ड, कोटेड अब दिखाने के लिए है. हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग. आपने कलर कोटिंग करके उसको अच्छा दिखा दिया, उससे थेरेपेटिक एक्टिविटी थोड़ी ना बढ़ जाएगी. इफ अ ड्रग शैल बी deemed to be spurious if it is manufactured under a name which belong to another drug, ये तो हमने अभी देखा ना, नहीं थोड़ा अलग है. If it has been substituted wholly or partially by another drug or another substance, if it is purported to be product of manufacturer of whom it is not truly a product, if it contain any harmful or toxic substance which may render to injurious to health. हाँ, यहाँ पे ये हमारा एडल्ट्रेशन की कहानी है. बाकी हमारी तीनों जो हैं वो हमारी स्पूरियस की कहानी है. फिर वही डिफिनेशन है जिसको ऑलरेडी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है. स्पूरियस क्या है, मिस ब्रांडेड क्या है, एडल्ट्रेटेड क्या है, उनकी कंडीशंस क्या है, जरा एक रिवीजन करिएगा. अब देखो यहाँ मिस ब्रांडेड, if it is not labeled in the prescribed manner, if it is colored, coated, powder, polished so that damage concealed may appear a greater therapeutic value, if it is label or container bears any statement, design, device which make false claim of the drug, if it is prepared, stored under, packed under unsanitary conditions. नहीं, ये यहाँ पे नहीं आएगा, तो PQR आपको मिलेगा, क्योंकि ये S वाला हमारा एडल्ट्रेशन में चला जाएगा. आपको सिर्फ मिस ब्रांडेड पे जाना था. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर एन एडल्ट्रेटेड ड्रग. मैं तो देख के हैरान हूँ, यहाँ पे एक ही टॉपिक यानी मिस ब्रांडेड, एडल्ट्रेटेड, स्पूरियस से 4 क्वेश्चन. सोचो आप जरा. खैर, it purport to be the product of a manufacturer of whom it is truly not a product. नहीं सर, ये हमारा spurious है. If it is not labeled in the prescribed manner, ये misbranded है. If it is substitute for another drug,
इफ इट बियर कलर अदर देन प्रिस्क्राइब, ये एडल्ट्रेशन की कहानी है, सब्स्टिट्यूशन है तो एडल्ट्रेशन की हमारी यहाँ पे। इफ इट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर ड्रग, वो स्पूरियस में आ जाएगा। सर नॉट कलर्ड, कलर परमिटेड नहीं है तो क्या है? इफ इट कंसिस्ट और इन पार्ट फिल्थी प्यूट्रिड सब्सटेंस, ये आ जाएगा। It bear contain purpose of the color which is not prescribed. If it contain any harmful or toxic substance, ये सब हमारा किस में आता है? Adulteration में आता है। When was the minocycline drug belonging to the category of antibiotic cleared and approved by Drug Controller General of India, New Delhi? किसके बारे में? सर मिनोसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन क्लास की बात चल रही थी। अब थोड़ा सा ये जी के रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। खैर इसको हम देख के चलेंगे आंसर। 1988 की बात किया जाएगा, क्योंकि अब इतना तो इम्पॉसिबल है हर ड्रग का ईयर आपको पता रखना, जो मैं बिल्कुल ना मैं खुद कर पाऊंगा ना आपको कहूंगा। The permitted synthetic organic color and natural colors used in the cosmetic shall not contain more than। सर कॉस्मेटिक्स में बात किया जाएगा तो यहाँ पे 3 मेजर हमारे हैवी मेटल्स मेजर होते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे आर्सेनिक नॉट मोर देन 2 ppm, या अगर हम बात करेंगे लेड नॉट मोर देन 20 ppm, एंड अदर हैवी मेटल्स हमारे जो है नॉट मोर देन 100, यानी PQS ये परमिटेड है। बाकी R हमारा परमिटेड नहीं है, क्योंकि मरकरी बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिलना चाहिए। तो ये 3 ही कलर्स हमारे 3 ही हैवी मेटल्स है जो कलर्स में परमिटेड है। Under which rule of the Drug and Cosmetic Act 1940 and Rules 1945 license for blood bank are issued? License for blood bank जो कि हमारे लिए क्या है? गवर्नमेंट ब्लड बैंक जैसा रोल प्ले करता है। तो 122G हमारे लिए यहाँ पे आता है, दैट इज द लाइसेंस जिसमें हमारा इश्यूड होता है। विच रूल? 122G रूल देखिएगा, 122G फॉर्म ऑफ लाइसेंस फॉर द ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक की बात आती है। शेड्यूल M refers to the GMP and requirement for the factory premises manufacturing of the drug, ये आ जाएगा। Who is the chairman of the DTAB? So Director General of Health Services is the Director General of Health Services is the चेयरमैन ऑफ द DTAB की बात किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इलेक्टेड नॉमिनेटेड एक्स ऑफिशियो मेंबर को हमने पढ़ा है अंडर द DTAB, जो काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो एक रिवीजन अगर मारोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे ऑलमोस्ट हमने 55 क्वेश्चंस किए केवल फार्माकोलॉजी और जूरिस मिला के। चलो 3 क्वेश्चन एनाटॉमी के हटा दूं, आप सोचिए 50+ क्वेश्चन आपके 2 सब्जेक्ट से आते हैं, और ऐसा पहली बार नहीं हर एग्जाम में हुआ है। सो इसलिए इन सब्जेक्ट से लापरवाही मत करिएगा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए मैम और सर आपको आगे लेके चलेंगे अदर सब्जेक्ट के साथ। सो अब हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक, जो कि 2016 में कौन से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे फार्मास्यूटिक्स टॉपिक से। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने ये रहा। आपको यहाँ पे पूछा गया है इन सस्टेन रिलीज डोसेज फॉर्म, जो ड्रग रिलीज होता है, द ड्रग विच इज रिलीज इज रिटार्डेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, जो ड्रग रिलीज है उसको रिटार्ड किया जाता है या सस्टेन वे में ड्रग रिलीज होता किस वजह से है। मेन जो पर्पस होता है सस्टेन रिलीज ड्रग का, उसका जो रिलीज है उसको रिटार्ड किस तरह से किया जाता है, ड्यू टू स्पेशल कोड, प्रेजेंस ऑफ स्पेशल कोड, एम्बेडेड मैट्रिक्स में ड्रग होने की वजह से, कोर टैबलेट होने की वजह से, या ग्रैन्यूल मिक्स होने की वजह से। सो यू शुड नो दैट कि हमारा जो सस्टेन रिलीज डोसेज फॉर्म है उसमें से जो ड्रग होता है वो एम्बेडेड मैट्रिक्स में होता है। जब जितना रिक्वायरमेंट होता है पहले उतने अमाउंट का इनिशियल डोज जो है पहले ही रिलीज हो जाता है, जितना अमाउंट रिक्वायर्ड होता है वो पहले रिलीज हो जाता है इमीडिएटली टू प्रोवाइड द थेराप्यूटिक इफेक्ट। उसके बाद सस्टेन्ड वे में वो क्या होता है, रिलीज होता है। कहाँ से होता है? एम्बेडेड मैट्रिक्स से, इस मैट्रिक्स से रिलीज होता है। सो ऑप्शन बी जो है हमारा इस वजह से करेक्ट आंसर हो जाता है। एम्बेडेड मैट्रिक्स के प्रेजेंस की वजह से ये आपको दिखाई देगा। सो यू कैन सी ड्रग रिलीज इमीडिएटली होता है, थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स मोर प्रॉम्प्टली मिलता है स्टार्टिंग में, देन उसके बाद सस्टेन्ड वे में आपको प्रोलॉन्ग्ड वे में, यानी कि प्रोलॉन्ग टाइम तक वो ड्रग बॉडी में रहता है बिकॉज ऑफ द सस्टेन रिलीज फ्रॉम द डोसेज फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है टिपिकली जो BOD वैल्यू होता है, जिसको हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर के लिए
अप्रोक्सीमेटली कितने यूनिट तक होता है, 200 बीओडी, 100 बीओडी, 500 बीओडी या 300 बीओडी। तो आपको पता चलना चाहिए जब वेस्ट वाटर की बात करी जाती है तो इसके 3 कैटेगरी होते हैं, एक होता है लो लेवल, एक होता है मिड लेवल और एक होता है हाई लेवल। सबसे पहले बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि जो वाटर की जो प्यूरिटी होती है या क्लीनलीनेस होता है वो हमको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से पता चलता है। जिसमें अगर ये हायर लेवल पे दिखाई दे, बीओडी हायर लेवल पे दिखाई दे, तो हमको पता है कि जो वाटर है वो इम्प्योर है, बिकॉज उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या है, वाटर होगा इम्प्योर, क्योंकि उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं, इस वजह से वो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ाते हैं। तो हमको बीओडी वैल्यू से पता चलता है कि कितना वेस्ट यानी कि कितना इम्प्योर वाटर है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होता है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, याद रखना अप्रोक्सीमेटली जो है 300 बीओडी वैल्यू इसकी प्रोबेबली होती है, याद रखिएगा ये चीज। गॉट इट। सो 300 ही वैल्यू होती है। आप देख सकते हैं लो लेवल पे 110 होता है, मीडियम लेवल पे 190 होगा एंड हाई लेवल पे अप्रोक्सीमेटली 350। सो अप्रोक्स लेवल पे जो हमारा 300 mg पर लीटर का आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58 आपको टेस्ट के बारे में पूछ रहा है, लाल टेस्ट, पाइरोजन टेस्ट, आपको सभी को इन टेस्ट के बारे में पता होगा। सो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। लाल टेस्ट रिएजेंट जो है ऑब्टेन होता है हॉर्स शू क्रैब से, येस और नो। आपको यहाँ पे PQRS स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा करेक्ट है, यू हैव टू आइडेंटिफाई इट। लाल टेस्ट जो है मोर सेंसिटिव है देन द पाइरोजन टेस्ट। लाल टेस्ट ओनली डिटेक्ट्स द एंडोटॉक्सिन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। द लाल टेस्ट जो है इट कैन बी यूज्ड फॉर रेडियो फार्मास्यूटिकल। सबसे पहले आपको पता है ऑप्शन पी करेक्ट है, बिकॉज सो पी जहाँ पे करेक्ट है, सारे ही ऑप्शन में पी करेक्ट दिया गया है। लाल टेस्ट को हॉर्स शू क्रैब लिमुलस पॉलीफेमस से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या ऑब्टेन करते हैं, सो पी करेक्ट है। लाल टेस्ट ज्यादा सेंसिटिव है एज कम्पेयर टू पाइरोजन टेस्ट, यस दिस इज ऑल्सो एक्यूरेट की लाल टेस्ट जो है वो मोर सेंसिटिव है, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट जो वेरिएशन होता है उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। सो पी और क्यू दोनों ही करेक्ट है। जब मैं बात करूं आर और एस के बीच में से, एस इज नॉट द करेक्ट आंसर, बिकॉज रेडियो फार्मास्यूटिकल में लाल टेस्ट यूज नहीं किया जाता। तो जहां पे एस है वो ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। लाल टेस्ट जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एंडोटॉक्सिन को आइडेंटिफाई करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यस दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो आपको पता होना चाहिए ये तीनों ही PQR जो है तीनों ही करेक्ट है। आप देख सकते हैं अमेबिसाइट लिमुलस पॉलीफेमस से मिलता है, ग्राम नेगेटिव डिटेक्ट कर सकते हैं एंड 5 to 10 टाइम्स मोर सेंसिटिव है एज कम्पेयर टू द रैबिट टेस्ट। नेक्स्ट है 59 द पाइरोजन टेस्ट इज डेजिग्नेटेड टू लिमिट द रिस्क ऑफ फेब्राइल रिएक्शन फॉलोइंग पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग। It is intended to be used for the liquid products that can be tolerated by the test of dash in dose of 10 ml per kg injected intravenously। सिंपली यहाँ पे पायरोजन टेस्ट में जो हम एनिमल इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में सिंपली पूछा गया है कि किस में हम डोज इंसर्ट करते हैं, रैबिट में, व्हाइट माइस में, गिनी पिग में या हैमस्टर में। पायरोजन टेस्ट हम बेसिकली रैबिट्स पे अप्लाई करते हैं, किस पे, रैबिट्स पे अप्लाई करते हैं। ऑप्शन ए जो है हमारा इस वजह से करेक्ट हो जाता है। देन रैबिट्स पे अप्लाई करके हम टेस्टिंग करते हैं टेम्परेचर कंडीशंस की। क्वेश्चन 60 कह रहा है बेंजोलकोनियम क्लोराइड जो कि आपका प्रेजर्वेटिव है वो which is an antimicrobial preservative can be used in what concentration। concentration range पूछी गई है 0.002 से लेके 0.02%, 0.1%, 15% या 30%। ऑब्वियसली आपको ये याद रखना चाहिए कि प्रेजर्वेटिव्स को हम इतना हायर लेवल पे यूज नहीं करते, 15% 30% पहले ही एलिमिनेट कर देना चाहिए आपने। फिर जब बात करते हैं हम बेंजोलकोनियम क्लोराइड के अप्रोक्सीमेट वैल्यू या द वैल्यू विच इज देयर, सो 0.1% से ज्यादा हम इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ 0.1% तक हम इस्तेमाल करते हैं बेंजोलकोनियम क्लोराइड को। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61। इसको कहा गया है फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछी गई है सस्पेंशन के बारे में और इमल्शन के बारे में क्या है। प्रोडक्ट मस्ट रिमेन सफिशिएंटली होमोजीनियस, व्हाई नॉट, होमोजीनियस रहना चाहिए बिकॉज यहाँ पे सस्पेंशन में जब हम बात करते हैं सॉलिड लिक्विड का दो मीडियम होता है, एंड जब हम बात करते हैं इमल्शन की इट इज अ लिक्विड लिक्विड डिस्पर्जन एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। सो लिक्विड लिक्विड का कॉम्बिनेशन इमल्शन और लिक्विड सॉलिड का कॉम्बिनेशन सस्पेंशन, तो होमोजीनियस होना नेसेसरी है। पी तो डेफिनेटली करेक्ट होगा, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाता है इस वजह से। सेडिमेंटेशन या क्रीमिंग जो प्रोड्यूस होती है वो इजीली सस्पेंड होनी चाहिए बाय मॉडरेट एजिटेशन या शेकिंग। मॉडरेटली शेकिंग करने के बाद भी जो प्रोडक्ट है अगर सेटल हुआ है, अगर क्रीमिंग दिखा रहा है, तो वो क्या होना चाहिए, वापस से रिवर्सिबल होना चाहिए, जैसा था वैसे बनना चाहिए। तो ये हमें चाहिए रहता है ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। तो क्यू भी हमारा करेक्ट है। एनी सस्पेंडेड पार्टिकल शुड बी स्मॉल एंड यूनिफॉर्म इन साइज, यस यूनिफॉर्मिटी इज मस्ट।
and so option R is also correct and the products need to be thickened to reduce the settling rate of particle. Yes, हम क्या करते हैं, विस्कोसिटी बढ़ाते हैं ताकि जो सेटलिंग रेट है वो डिक्रीज हो सके और यूनिफॉर्मिटी होमोजीनिसिटी मेंटेन हो सके। तो सारे के सारे PQRS सारे के सारे जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, सारे के सारे करेक्ट ऑप्शन है जब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन एंड इमल्शन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, अगेन कॉन्सेंट्रेशन की बात करी गई है लेकिन यहाँ पे फिनाइल इथाइल अल्कोहल के बारे में बात की गई है जो कि ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन में इस्तेमाल करते हैं। कितने रेंज में इस्तेमाल होता है? 0.01% के रेंज में, 0.5% के रेंज में, 0.01% के रेंज में, 0.001% के रेंज में या 0.1% के रेंज में। तो याद रखना इसका जो है 0.5% करेक्ट आंसर है, अप्रोक्सीमेटली 0.2 से लेके 0.5 तक। यू कैन सी 0.2 से लेके 0.5 तक ये रेंज हम इस्तेमाल करते हैं ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल कोटिंग मटेरियल जो कि डोसेज फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिकली सॉलिड डोसेज फॉर्म में। जेलेटिन, पैराफिन, शेलैक या नाइलॉन। सो जब कोटिंग मटेरियल की बात करी जाए तो यस, इसमें जो जेलेटिन है वो करेक्ट हो जाएगा बिकॉज जेलेटिन जो है वो वाटर सोल्यूबल होता है। बाकी जब हम देखे जाए तो ये सारे ही वाटर इनसोल्यूबल है, ठीक है, सारे ही वाटर इनसोल्यूबल है। बाकी जेलेटिन अकेला है जो कि वाटर सोल्यूबल कैटेगरी में जाता है, वाटर सोल्यूबल रेजिन के कैटेगरी में आता है। ओके, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डोसेज फॉर्म डिजाइन। कोई भी डोसेज फॉर्म हो उसके डिजाइन के लिए कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट, पीकेए, क्रिस्टलाइजेशन या ऑटोक्लेविंग। सबसे पहले ऑटोक्लेविंग और डोसेज फॉर्म का कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले एस हमारा एलिमिनेट हो जाता है, ऑल ऑफ दी अबव भी एलिमिनेट हो जाता है। इसके अलावा कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, पीकेए हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, ये सारी चीजों को हम देखते हुए हम इसको वजह से प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज करते हैं, उससे ही हमें ये सारी चीजें बेसिक प्रॉपर्टी जो होती है एक ड्रग की उसके बारे में पता चलता है, उस बेसिस पे एक्सिपिएंट्स कौन से इस्तेमाल करने हैं वो पता चलता है। तो ओवरऑल PQR तीनों ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है ताकि हम एक डोसेज फॉर्म के डिजाइन के बारे में सोच सके, ठीक है। उसके अलावा और भी है जैसे कि पैलेटेबिलिटी है कि नहीं, उस हिसाब से हमें क्या फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करना है नहीं ऐड करना, जो भी है, और पार्टिकल साइज कैसी है, इस वजह से सरफेस एरिया अफेक्ट हो गया एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है मैच दी एंटेरिक कोटिंग पॉलीमर विद देयर सिनोनिम्स। सिनोनिम्स की तरह मैच करना है। सेल्यूलोज एसिटेट थैलेट, शेलैक, पॉलीमिथ एक्रिलेट एंड पॉलीविनाइल एसिटेट थैलेट, और यहाँ पे उनके सिनोनिम दिए गए। सबसे पहले बता दो, जब हम सेल्यूलोज एसिटेट थैलेट की बात करते हैं तो हम इसी को क्या कहते हैं? एक्वाकोट। क्या कहते हैं? ऑप्शन 3 एक्वाकोट कहते हैं। जब मैं शेलैक की बात करूँ तो हम इसको सर्टिसील कहते हैं। जब मैं पॉलीमिथ एक्रिलेट की बात करूँ तब हम इसको कॉलिकोट कहते हैं। और जब हम पॉलीविनाइल एसिटेट थैलेट की बात करते हैं तो सुरिटेरिक करके हम इसको डिनोट करते हैं, ये सिनोनिम है। ऑप्शन डी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। डू रिमेंबर दिस, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। सेलुलोज एसिटेट थैलेट एक्वाकोट, शेलैक सर्टिसील, देन पॉलीमिथ एक्रिलेट कोलिकोट एंड पॉलीविनाइल एसिटेट थैलेट इज सुरिटेरिक। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मेम्ब्रेन कंट्रोल सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन। मेम्ब्रेन कंट्रोल सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन में क्या करेक्ट है? रिलीज ऑफ ड्रग इज बाय डिसइंटीग्रेशन। मेम्ब्रेन रिलीज है तो यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन का कोई रोल नहीं होगा, पी गया, ठीक है। सो पी गया, ऑल ऑफ दी अबव गया। अब देख रहे प्लास्टिसाइजर इज रिक्वायर्ड टू लोअर द ग्रास ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ द फिल्म। Fillers that compact by brittle fracture are suitable if used alone, and water soluble components are not necessary to increase the rate of release. इसमें जो एक्यूरेटली बैठता है आपके, जब सस्टेन रिलीज डोसेज फॉर्म की बात करें तो जो प्लास्टिसाइजर है वो इस्तेमाल किया जाता है या वो रिक्वायर्ड होता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को लोअर डाउन करने के लिए। आपको देखो ये आपके लैकमैन बुक से ही निकाला गया स्टेटमेंट है। प्लास्टिसाइजर जैसे कि यूट्राजिट हो गया, रिड्यूस करता है, हेल्प किया जाता है, जो रिड्यूस करता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू द सस्पेंशन स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ किस लिए होता है? सेडिमेंटेशन रेट के लिए हमारा लॉ होता है। सेडिमेंटेशन रेट पे स्टोक्स लॉ होता है। सिंपली दिमाग से लगाइए, सेडिमेंटेशन रेट में जो स्टोक्स लॉ है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। इक्वेशन नहीं भी आता तो आपका दिमाग लगना चाहिए। डायमीटर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, यस। डायमीटर के बेसिस पे आपको साइज पता चलेगी, साइज के बेसिस पे सरफेस एरिया डिटरमाइन होता है, और साइज के बेसिस पे जो है सेडिमेंटेशन रेट पता चलती है। तो पी पे तो डिपेंड हो गई। डेंसिटी ऑफ पार्टिकल एंड मीडियम, यस इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मीडियम का क्या डेंसिटी है, मीडियम और पार्टिकल
पार्टिकल का क्या डेंसिटी है, उस हिसाब से हमें पता चलता है कितना रेट जो है स्पीड अप होगा, कितना रेट स्लोली सेटल होगा। तो दिस इज ऑल्सो दी वन। विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, यस, ज्यादा होगा तो रेट स्लो होगा, विस्कोसिटी अगर कम होगा तो रेट स्पीड ऑफ सेटलिंग डाउन विल बी मोर। सो ऑप्शन आर भी होगा। एंड सेडिमेंटेशन रेट पे तो ऑब्वियसली ये स्टोक लॉ पूरा उसी पे डिपेंडेंट है। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है इन केस ऑफ स्टोक्स लॉ। ये यहाँ पे आपके लिए दिया गया है, आप इसको याद भी रख सकते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी से, जैसे मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनायनिक सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट पूछा है, कौन सा अनायनिक है, कौन सा अनायनिक सरफेक्टेंट नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्काइल अराइल सल्फोनेट, अमोनियम कार्बोक्सिलेट एंड सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल एमाइड। इसमें से जो ऑप्शन सी है वो अमोनियम कार्बोक्सिलेट जो होता है अनायनिक सरफेक्टेंट नहीं होता। इसको हम कटायनिक कैटेगरी में डालते हैं, और कटायनिक कैटेगरी में आएगा ये ज्विटर आयनिक कैटेगरी में। ठीक है, ज्विटर आयन यानी कि दोनों ही चार्जेस पजेस करता है, तो या तो कटायनिक है या तो ज्विटर आयनिक है, बट ये अनायनिक कैटेगरी में नहीं आता। ऑप्शन सी इस वजह से हमारा करेक्ट आंसर होता है। डू रिमेम्बर दिस थिंग। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है द कंट्रोल टेस्ट फॉर गॉजिंग ऑफ द सर्जिकल कैटगट इज कैरिड आउट एट relative humidity 45-55 and temperature 30 degree Celsius, relative humidity 45 degree and temperature 25 degree Celsius, ambient temperature and humidity and relative humidity 60 and 80 degree Celsius and temperature should be 16 से 21 degree Celsius। जहाँ पे मेरा पिक्चर है वहाँ पे 16 से 21 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बताया गया है। तो कैटगट का गॉजिंग का क्या मतलब होता है, हम कैटगट का डायामीटर चेक करते हैं, और जो कैटगट का डायामीटर होता है वो चेंज होता है एज पर द ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर कंडीशन। सो इसका जो आइडियल टेम्परेचर कंडीशन, ह्यूमिडिटी कंडीशन है वो है RH जो होता है होना चाहिए वो 60 to 80% होना चाहिए, और टेम्परेचर 16 से 21 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द फार्मास्यूटिक्स टॉपिक। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी। और महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर 2016 में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हुए थे हमारे, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी जानते हो कि महाराष्ट्र में जो वैकेंसी आई हुई है ये आपके लिए गोल्डन चांस है। बहुत पहले पेपर हुआ था, उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है बेटा, तो उनको अपन कवर कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस तो देखो बेटा 10 ईयर पहले के हैं, ठीक है। मैं आपको बात करूं, अब जो करेंट है बेटा वो टोटल डिफरेंट है, तो इससे ज्यादा कोरिलेट मत करना चीजों को। बस ये है कि हाँ, आपको तैयारी अच्छे से करना, क्योंकि मौका ये बहुत जबरदस्त है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो हमारे केमिस्ट्री के आए थे, यहाँ पे हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड के लिए कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, ये क्वेश्चन था भाई। तो इसमें क्या है, एक हमारा एसिमेट्रिक कार्बन है बेटा, तो 2 टू द पावर n स्क्वायर होता है, अपन ने पढ़ा है। तो 2 इंटू 1 टू द पावर स्क्वायर करोगे तो 2 आएंगे। और इसमें हमारे दोनों टाइप के आइसोमरेज में, इसमें ऑप्टिकल आइसोमर भी मिल रहे हैं हमारे लिए, 2 ऑप्टिकल आइसोमर हैं, और हमारे यहाँ पे जो आपके आइसोमर है सिस और ट्रांस भी मिल रहा है, तो 2 हमको वो मिल जाते हैं। टोटल स्टीरियो आइसोमरेज में जो है इसमें हमारी टोटल आइसोमर कितने मिलते हैं बेटा, 4 मिल जाते हैं। टोटल आपके 4 आइसोमर हमें देखने को मिलेंगे। आप स्ट्रक्चर ध्यान से देखें यहाँ पर, यहाँ पर ये हमारा जो मिलेगा सिस और ट्रांस मिल जाएगा यहाँ से हमको, और यहाँ से आपका एल फॉर्म और डी फॉर्म मिल जाएगा। तो ऑप्टिकल आइसोमर भी है इसमें, और हमारे जियोमेट्रिकल आइसोमर भी है, ठीक है। तो फाइनली जो आंसर होगा वो कितना होगा, अपना 4 होगा, क्योंकि वहां पे मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि कौन से वाले आपको बताने हैं, टोटल आपको बताना पड़ेगा भाई। देखिए आपका स्टीरियो आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर में बेटा ऑप्टिकल आइसोमर भी आते हैं और जियोमेट्रिकल आइसोमर भी आते हैं, ठीक है। तो स्टीरियो है तो वहां पे आपको ध्यान रखना कि स्टीरियो में दोनों आते हैं, तो आपको यहाँ पे ऑप्टिकल भी बताना पड़ेगा 2, और हमारे जियोमेट्रिकल भी 2 आपको बताने होंगे। तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा भाई इसका आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था देखा जाए तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टाटोमेरिज्म इज करेक्ट। इसको अगर कोई बच्चे को नहीं भी आता होगा ना तो भी वो कर सकता है। देखो पहला ऑप्शन तो सही है भाई, शिफ्टिंग ऑफ द कार्बन एटम फ्रॉम वन हाइड्रोजन टू अनदर प्रोड्यूस द एनेंशियोमर इज कॉल्ड द टाटोमेरिज्म, ये हमारा सही ऑप्शन है। अब आगे देखो, सुगर विद द एनोमेरिक कार्बन अंडरगोस टाटोमेरिज्म इन एसिडिक कंडीशन, ये नहीं होता है बेटा एसिडिक कंडीशन में। सुगर विद द एनोमेरिक कार्बन अंडरगो टाटोमेरिज्म इन द अल्कलाइन सॉल्यूशन, ये भी नहीं होता भाई। अगर एनोमेरिक कार्बन होता है तो टाटोमेरिज्म नहीं मिलता भाई जनरली, तो ये आपका हो गया गलत। अब शिफ्टिंग ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन कार्बन टू द अनदर कार्बन एंड फॉर्म द इनॉल फॉर्म दैट इज कॉल्ड द टाटोमेरिज्म, तो ये भी सही है हमारा भाई।
तो अपना पी और आपका एस ऑप्शन सही है, तो सीधा सीधा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें सी ऑप्शन भाई आपका एकदम इसमें करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। यहां से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसमें बेटा दो क्वेश्चंस हमारे ऐसे थे जो पूछे गए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो वो अपन ने डिस्कस किए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बहुत आपका पेपर हमेशा जनरल होता है, ये हमेशा याद रखना, बस आपको पूरे सिलेबस को अच्छे से एक बार पढ़ना है। ओके, 𝙂𝙂𝙀𝙎𝙀 सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको चलिए हम देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या कुछ इनका आंसर हो सकता है। तो क्वेश्चन था फंक्शनल फूड्स आर टर्म्ड एज न्यूट्रास्यूटिकल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स। चलिए बताएंगे कि न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या कुछ यहाँ पर होता है। और न्यूट्रास्यूटिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, हमेशा इनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन है आइसोलेटेड कंपाउंड, डाइटरी सप्लीमेंट, डिजाइंड फूड और प्रोसेस्ड फूड। तो यहाँ पर यदि न्यूट्रास्यूटिकल क्या है ये आप समझ गए तो इजी से इसका आंसर आप कर सकते हैं। चलिए इस टर्म को हम ब्रेक करते हैं, तो क्या कुछ निकलेगा, न्यूट्रा और सूटिकल्स। न्यूट्रा मतलब क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट, अब ये न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, ये ऐसे फूड है और फूड के पार्ट कह लीजिए। ठीक है, ये फूड और फूड के कोई भी पार्ट कह लेंगे जो कि जैसे हम फूड के रूप में हम उनको ले रहे हैं, बट ये क्या कुछ करें, हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करें। ठीक है, ये ऐसे फूड जो हमारे हेल्थ को क्या कुछ करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, साथ ही किसी भी डिसीज और डिसऑर्डर के प्रिवेंशन में या ट्रीटमेंट में यूज आ रहे हैं, तो वो आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स कहलाते हैं। कहाँ से आया आपके न्यूट्रिएंट और सूटिकल से मीन्स क्या कुछ हो गया, फार्मास्यूटिक्स आप ले सकते हैं। अब फार्मास्यूटिक्स मीन्स क्या कुछ हुआ, जैसे कि आप लोग देखते हैं अभी डाइटरी सप्लीमेंट वगैरह लिए जाते हैं, कुछ टेबलेट्स वगैरह लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे वाइटामिन वगैरह का ही हो गया, तो नेचुरल सोर्स से मतलब फूड का ही सोर्स से ऑब्टेन हो रहा हो। तो कहने का बात यह है कि यहाँ पर जो फूड होंगे, ठीक है, अब उन्हीं फूड का जो मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कि जिसका हम यूज है, उनको हम क्या कुछ करें, यूज कर लें टैबलेट वगैरह के फॉर्म में, कैप्सूल वगैरह के फॉर्म में प्रिपेयर करके रोज हम उनको लिया जाए उनको। ठीक है, तो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छे, या फिर डायरेक्टली फूड पार्ट का यूज करें। तो कुछ भी करके यदि वो जो फूड है नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन हो रहे हैं, ठीक है, और वो आपके फूड पार्ट है और ये आपके हेल्थ को इंप्रूव करे, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स कहलाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल आइसोलेटेड कंपाउंड, क्योंकि ये क्या कुछ है, प्लांट वगैरह नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन आपका हो रहा है। ठीक है, वेजिटेबल्स वगैरह कह लीजिए। डाइटरी सप्लीमेंट, बिल्कुल डाइटरी सप्लीमेंट्स में जो हम लोग यूज करते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स में, क्योंकि आप डेली बेसिस पर उनको कंज्यूम करें। डिजाइंड फूड और आपके क्या कुछ है, प्रोसेस्ड फूड। तो ये फूड ही पार्ट है, बिल्कुल फूड जैसे कुछ भी हो, फूड है, फूड का पार्ट है, चाहे उनको प्रिपेयर्ड किया गया हो। ओके, तो ये आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स में आएंगे, तो चारों आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए इस प्रकार से कोई भी फूड है कह लीजिए, ओके, फूड है, फ्रूट्स है, तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगे, आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स में आएंगे। अब ये प्रोसेस्ड और डिजाइंड कब कहेंगे, जब इन्हीं का जो मेन कंपोनेंट है उनको यदि हम क्या कुछ करें, यदि हम रोज इन फ्रूट को नहीं ले पा रहे तो हमको क्या करना चाहिए, तो इनका सप्लीमेंट ले सकते हैं। ठीक है, इनको टैबलेट कैप्सूल के रूप में लिया जा सकता है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, न्यूट्रास्यूटिकल्स में आती हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स जैसे कि आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, जैसे कि स्पिरुलिना हो गया। ओके, ये सारी चीजें न्यूट्रास्यूटिकल्स में आती हैं। आपकी जो कॉमन जैसे गार्लिक वगैरह कह लेंगे वो भी इनमें आती हैं, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं और एज अ फूड इनको हम लोग यूज करते हैं। इस प्रकार से आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स का आइडिया हो गया होगा कि क्या कुछ ये होंगे। साथ ही प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक को भी आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। और आज के लेक्चर में हम आपके महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर 2016 के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके महाराष्ट्र डीआई में पूछे गए थे उनका हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको देने वाले हैं। किस टाइप के क्वेश्चन इन माइनर सब्जेक्ट से पूछे गए थे इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। 73 वाला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया था, इन द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ रेबीज इंप्रेशन स्मीयर ऑफ द ब्रेन आर द स्टेन बाय द सेलस टेक्निक टू डेमोस्ट्रेट द इंक्लूजन बॉडीज कॉल्ड इट। तो जब रेबीज का इन्फेक्शन होता है, रेबीज बहुत डेंजर होता है, डॉग बाइट से होता है रेबीज जो है, और एक बार रेबीज का इन्फेक्शन किसी के बॉडी में आ गया तो उसको कैसे डायग्नोसिस करेंगे, किस तरीके से पता करेंगे। तो यहां इसका करेक्ट आंसर आपको लेना है नेग्री बॉडीज। करेक्ट आंसर इसका
क्या होगा, नेग्री बॉडीज जो है ये नर्व सेल के, न्यूरॉन मतलब नर्व सेल के साइटोप्लाज्म में नेग्री बॉडीज को डायग्नोसिस किया जाता है। तो जब भी किसी पेशेंट को रेबीज का इन्फेक्शन होता है तो रेबीज का इन्फेक्शन नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है और उस रेबीज के पेशेंट जिसमें रेबीज का इन्फेक्शन फैला हुआ है उसके नर्व सेल में इस नेग्री बॉडी को डायग्नोसिस करते हैं। ये उसके नर्व सेल में प्रेजेंट है, मतलब रेबीज का इन्फेक्शन फैल चुका है, इस बात का इंडिकेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या लेना है, ए इसका करेक्ट आंसर लेना है कि रेबीज के इन्फेक्शन में नेग्री बॉडीज को न्यूरॉन में जो प्रेजेंट होगा, न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में इसको डायग्नोसिस करते हैं। राइट, तो ये बात याद रखना, ये नर्व सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा और ये आपका रेबीज इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। जब भी रेबीज का इन्फेक्शन होगा तब ये देखने को मिलता है, इसका डायग्नोसिस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 वाला, देखिए इस तरीके का देखने को मिलता है और इस टेक्निक को बोलते हैं, जब इसका हिस्टोलॉजिकल टेस्ट करोगे जिसको सेलर टेक्निक्स बोलते हैं, तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलता है पार्टिकल्स के फॉर्म में और वायरल पार्टिकल रेबीज वायरस का नेग्रीज बॉडी के रूप में। राइट, ब्रेन पे, ब्रेन मतलब न्यूरॉन। 74 वाला क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट नेचुरली अकरिंग मोनोसेक्राइड इन द मेमेलियन टिश्यू आर द विच कॉन्फ़िगरेशन। तो एक आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, एक आपका लियोरोटेटरी होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो नेचुरली अकरिंग मोनोसेक्राइड है जो मेमोलियन टिश्यू में प्रेजेंट होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब क्या होता है, जो ऑप्टिकली कंपाउंड होते हैं, जैसे मोनोसेक्राइड की यहां पर बात कर रहा है, जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो करेक्ट आंसर आपका ए होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, कीटोन बॉडी इज द टर्म कलेक्टिवली कॉल्ड। कीटोन बॉडी मतलब एसीटोन, एसिटो, एसीटेट, बीटा हाइड्रोब्यूटारेट। क्या क्या मैंने बताया, तीन चीज आपको याद रखना है। कीटोन बॉडी का एग्जांपल एसीटोन, एसिटो, एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। राइट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कीटोन नहीं होता है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। बाकी चीजें आपका कीटोन बॉडी का एग्जांपल है। ठीक है, एक होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, एसिटो, एसीटेट और एसीटोन। और एक कीटोन बॉडी बनता कहां पर है, ये बनता है लीवर में। ये कहां पर बनेगा, लीवर में। कौन बनाता है कीटोन बॉडी, फैटी एसिड का आपका ब्रेकडाउन होगा। जब फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होता है लीवर में तो क्या बनता है, कीटोन बॉडी। कंडीशन क्या है, कोई इस कंडीशन में कीटोन बॉडी बनेगा तो याद रखना, स्टारवेशन, भूखमरी, जब खाने को कुछ ना मिले। और सेकंड होता है सीवियर डायबिटीज। सीवियर डायबिटीज कंडीशन में कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होता है फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होने से। ये काफी इंपॉर्टेंट है और रोथरा टेस्ट परफॉर्म करते हैं कीटोन बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया, एसिटो, एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और एसीटोन, ये आपके कीटोन बॉडी के एग्जाम्पल हैं जो प्रोड्यूस होते हैं हमारे लीवर में, जो फैटी एसिड के ब्रेकडाउन होने से बनेंगे। और कब बनता है, जब कार्बोहाइड्रेट कम हो, जैसे मैंने बताया स्टारवेशन कंडीशन, भूखमरी, खाने पीने को ना मिले। और सेकंड कंडीशन मैंने क्या बताया, सीवियर डायबिटीज। नेक्स्ट 76 वाला क्वेश्चन देखिए, द इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड आर। डाइसेक्राइड के आपसे एग्जांपल पूछा था, सिंपल है, सुक्रोज, सुक्रोज को बोलते हैं, सुक्रोज मतलब केन शुगर, राइट, जो गन्ने में प्रेजेंट होता है। माल्टोज, इसको माल्ट शुगर बोलते हैं। लैक्टोज, इसको मिल्क शुगर बोलते हैं। ये तीनों एग्जाम्पल होते हैं आपके डाइसेक्राइड का। सेल्यूलोज जो है ये पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे डाइसेक्राइड पूछा था तो एस नहीं होगा, बाकी पी, क्यू, आर इसके एग्जाम्पल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्लासिफिकेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट पाथवे से आपसे क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन है आपका, हीमोलाइटिक एनीमिया कैन बी कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ फॉलोइंग एंजाइम्स ऑफ पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। तो आपसे क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछा है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, राइट। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन होगा और किसमें डिस्ट्रक्शन होगा, डिफिशियंसी ऑफ। तो ये जो आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, जिसको शॉर्ट में G6PD बोलते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, इस एंजाइम की जिसमें कमी होती है उस पेशेंट में हीमोलाइटिक एनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर आपका आर होगा, ये बात याद रखना। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम में डिफिशियंसी होने की वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलता है, मतलब रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन होना। तो आर इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। तो ये बात आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो एसे टेस्ट ऑर्गेनिज्म, यहां पर बायो एसे परफॉर्म करने के लिए टेस्ट ऑर्गेनिज्म का लिस्ट दिया गया है और यहां पर विटामिन आपसे पूछा गया है कि किस विटामिन में यूज होता है उसके बायो एसे करने में। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और आपको याद रखना पड़ेगा ये सारी चीजों को। जैसे पहला क्या दिया गया है आपका, लैक्टोबैसिलस केसी। तो लैक्टोबैसिलस केसी किस विटामिन के बायो एसे में हेल्प होता है, तो ये होता है बायोटिन, जिसको B7 या फिर विटामिन H भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, विटामिन H और बायोटिन। तो बायोटिन को ऐसे करने के लिए लैक्टोबैसिलस केसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, लैक्टोबैसिलस लिस्मानी। लैक्टोबैसिलस लिस्मानी इसको आइडेंटिफाई करता है, ये आइडेंटिफाई करता है साइनोकोबालामिन विटामिन B12। तो विटामिन B12 साइनोकोबालामिन को आइडेंटिफाई करने के लिए लैक्टोबैसिलस लिस्मानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज होगा। नेक्स्ट बात करते हैं लैक्टोबैसिलस एरेबिनोसस। एरेबिनोसस पूछा गया है, तो ये आपका कैल्शियम पेंटोथिनेट को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है लैक्टोबैसिलस एरेबिनोसस जो है। इसके बाद ये जो फंगस होता है सैक्रोमाइसेस, जो कि एक फंगस है, इसका यूज होता है आइनोसिटाल को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये तो फैक्ट लेवल पे आपके क्वेश्चन पूछा गया है और इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा कि लैक्टोबैसिलस लिस्मानी से विटामिन B12 को ऐसे करते हैं, लैक्टोबैसिलस केसी से हम लोग विटामिन B7 बायोटिन को हम लोग ऐसे करते हैं, राइट। और सैक्रोमाइसेस से हम लोग आपका आइनोसिटॉल को ऐसे करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज कहां पर होता है आपसे पूछ रहा है। तो इंटरफेरॉन को बनाने में भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का रोल है। आज के टाइम पे इंसुलिन भी बन रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से। ग्रोथ हार्मोन भी आज के टाइम पे बन रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से। इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है, वो भी आपका बन रहा है आज के टाइम पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो इंटरफेरॉन, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन और एक मैंने बताया आपको इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो ये सारी चीजें आज के टाइम पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बन रहा है। तो एस इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है, बाकी 3 इसका करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। PQR आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं 18 नंबर वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द डीएनए वैक्सीन इज करेक्ट। तो डीएनए वैक्सीन से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या है इसका पहला स्टेटमेंट, पैथोजन जीन इटसेल्फ इज यूज्ड एज अ वैक्सीन आइदर नेकेड या इंसर्टेड। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। वैक्सीन मतलब क्या होता है, वैक्सीन में या तो लाइव वैक्सीन होगा या तो किल्ड वैक्सीन होगा। तो लाइव वैक्सीन का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वीक करते हुए उसको थोड़ा सा वीक बना देंगे और उसका हम लोग सस्पेंशन या उसका स्ट्रैंड को यूज करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए। और किल्ड का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरीके से किल करके उसका वैक्सीन बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं पर पैथोजन का तो रोल होगा ही, पैथोजन से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो लाइव होगा उसको वीक कर दिया जाएगा, राइट। उसमें मतलब इतना कैपेसिटी नहीं होगा कि वो डिजीज
डिजीज प्रोड्यूस कर पाए बॉडी में उसको वीक करेंगे, मतलब वो लाइव रहेगा। तो लाइव वैक्सीन हो गया, और किल्ड वैक्सीन मतलब उसको पूरी तरीके से किल कर देंगे, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो डीएनए वैक्सीन होता है एक पैथोजन जीन, तो यहां पर डीएनए मतलब जीन को यूज किया गया है, ठीक है, वैक्सीन बनाने के लिए। पैथोजन के जीन, जीन मतलब डीएनए, डीएनए में तो प्रेजेंट होता है जीन जो है, तो पैथोजन का जीन जो है इसका यूज होता है वैक्सीन बनाने में, या तो उसको नेकेड या फिर उसको इंसल्ट कर दें तो, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए वैक्सीन जो होता है इसमें पैथोजन का जीन को यूज करते हैं और इसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए वेक्टर के रूप में प्लाज्मिड का यूज करते हैं। प्लाज्मिड बैक्टीरिया से ऑब्टेंड होता है जो कि सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए होता है, तो ये बात याद रखना, ठीक है। इसको इंसर्ट कैसे करते हैं, इसको इंसर्ट करने के लिए चाहिए प्लाज्मिड एज अ वेक्टर की तरह काम करता है जो कि डिलीवरी करेगा होस्ट सेल में, राइट। और दिस अलाउ द होस्ट सेल टू प्रोड्यूस एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ द पैथोजन जो ट्रिगर करेगा इम्यून रिस्पांस। हम वैक्सीन लेते ही हैं जिससे हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाए, मतलब इम्यून सिस्टम को क्या करे, ट्रिगर करे, इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाएगा यदि एंटीबॉडी बनेगा तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 81 वाला, ऑन विच क्रोमोसोम द जीन फॉर 3 चेन ऑफ फाइब्रिनोजन आर फाउंड। फाइब्रिनोजन मतलब क्या होता है, ये आपका क्लॉटिंग फैक्टर होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ऑन विच क्रोमोसोम द जीन ऑफ 3 चेन ऑफ फाइब्रिनोजन आर फाउंड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रोमोसोम नंबर 3। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर 3। इसको आपको एज इट इज याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका जीन है जो कि क्रोमोसोम नंबर 3 होगा, फाइब्रिनोजन गामा चेन। इसी का दूसरा नाम क्या है आपका, फाइब्रिनोजन गामा जीन, जो कि आपका फाउंड होता है क्रोमोसोम नंबर 3 में। नेक्स्ट बात करते हैं 82 वाला क्वेश्चन, HIV/AIDS इज द डायग्नोस्ड बाय द सम स्पेसिफिक टेस्ट, आइडेंटिफाई विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड। तो HIV वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ELISA टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे, PCR आपका होगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो PCR का भी यूज होता है। और वेस्टर्न ब्लॉट तो कंफर्म करता है HIV वायरस को, तो इसका ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सब करेक्ट आंसर होगा। ELISA टेक्निक स्टार्टिंग में करते हैं, फिर RT-PCR और आपका वेस्टर्न ब्लॉट, RT-PCR बोलो या फिर DNA PCR बोल सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट से क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बात याद रखना। जैसे मोन्टेक्स टेस्ट पूछा जाता है टीबी को आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। PCR का यूज होता है, ELISA का यूज होता है, वेस्टर्न ब्लॉट का यूज होता है HIV/AIDS को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, तो टाइफाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए विडाल टेस्ट होता है। और सिक टेस्ट जो है डिप्थीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, विडाल टेस्ट टाइफाइड वाला और सिक टेस्ट डिप्थीरिया को आइडेंटिफाई करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 वाला क्वेश्चन देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, STD शॉर्ट में बोल सकते हैं, विच कॉज आई इन्फेक्शन दैट इज प्राइमरी कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड में ब्लाइंडनेस का मेन रीजन है। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो कि STD के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि आई इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ट्रेपोनिमा पैलिडम जो होता है वो सिफिलिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो ट्रेपोनिमा पैलिडम है ये आपका सिफिलिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। निसेरिया गोनोरिया जो है ये गोनोरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। और ये जो क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस जो होता है, ट्रेकोमेटिस, ये रिस्पॉन्सिबल होता है आई इन्फेक्शन के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके वजह से ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम देखने को मिलता है इस बैक्टीरिया की वजह से, राइट। वर्ल्ड वाइड विजन लॉस होता है इसके वजह से, ट्रेकोमा की वजह से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 84 वाला क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग एंड आफ्टर अटैक ऑफ द इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस, कौन से इन्फेक्शन की बात कर रहा है आपका, मोनोन्यूक्लियोसिस इन्फेक्शन की बात कर रहा है। एग्लूटिनेशन फॉर, तो यहां पर एग्लूटिनेशन
एग्लूटिनिन के रूप में यूज होता है, सिप रेड ब्लड सेल का यूज करते हैं, अपीयर इन द सीरम एंड इज ऑफ डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस, दिस एग्लूटिनिन इज डेमोस्ट्रेटेड इन द। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोनोन्यूक्लियोसिस ये इन्फेक्शन है और इसको डायग्नोसिस करते हैं किसका यूज करते हैं, सिब का रेड ब्लड सेल को यूज करेंगे और यहां पर कौन सा रिएक्शन दिखाई देगा, एग्लूटिनिन रिएक्शन दिखाई देगा। तो कौन सा टेस्ट होता है, ये आपका रोज वाला टेस्ट होता है, बिल्कुल भी नहीं। डिफरेंशियल सिप सेल एग्लूटिनेशन ये भी नहीं, इसका नाम होता है आपका पॉल ब्रूनेल टेस्ट। इसी को क्या बोलते हैं, पॉल ब्रूनेल टेस्ट होता है, जो आपके मोनोन्यूक्लियोसिस इन्फेक्शन के लिए होता है, राइट। यहां पर एग्लूटिनिन होगा जो कि सिप रेड ब्लड सेल होगा, राइट। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका, ठीक है। ये सिंपल टेक्निक होता है, देखिए पॉल ब्रूनेल टेस्ट वाज द सिंपल टाइट्रेशन ऑफ द सिप सेल एग्लूटिनिन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका नेक्स्ट 85 वाला क्वेश्चन, मीडिया दैट इनहांस द ग्रोथ ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड डू नॉट इनहांस एंड इवन में इनहिबिट अदर टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, इसको बोलते हैं सेलेक्टिव मीडिया। इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव मीडिया। सेलेक्टिव मीडिया एक ऐसा मीडिया है जो कि आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इनहांस द ग्रोथ ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड डू नॉट इनहांस द इवन या इनहिबिट द अदर टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप ग्रोथ कराना चाह रहे हो कल्चर मीडिया में, उसी को ही ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा, उसके ग्रोथ को, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव मीडिया। नेम ही बता रहा है, पहले इससे हम सेलेक्ट करेंगे कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर मीडिया तैयार करना है, तो इसके ग्रो को प्रमोट करे हमारा जो मीडिया है, बाकी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनहिबिट कर दे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट लोबरी एंड लिलीस मीडियम, स्पेशल टाइप का मीडियम आपसे पूछ रहा है, ठीक है। एंड विलिस एंड होप्स मीडियम आर यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ, तो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्टीवेट करने के लिए आपका स्पेशल टाइप का मीडियम जैसे लिखा हुआ है, लोबरी, लिली मीडिया और विलिस और होप्स मीडियम आर यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ। तो ये आपका क्लोस्ट्रीडिया के आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्टीवेशन में यूज होगा। तो इसका आंसर क्या लिया गया है आपका, क्लोस्ट्रीडिया। तब इसको तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा लिली मीडियम जो है, लिलीज मीडियम जो है, ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्टीवेशन में हेल्प होगा, तो आपको क्लोस्ट्रीडिया आंसर करना है, राइट। तो ये आपका मीडियम से भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द सीरो डायग्नोस्टिक, सीरोलॉजिकली बात करते हैं, सीरोलॉजी टेस्ट की बात कर रहे हैं, डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं सिफिलिस का। सिफिलिस एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम लोग VDRL टेस्ट परफॉर्म करते हैं। VDRL का फुल फॉर्म क्या है, वेंडल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी लैब। और खान टेस्ट भी होता है, VDRL टेस्ट होता है, और एक वाशरमैन टेस्ट होता है। तो तीनों टेस्ट याद रखना, VDRL टेस्ट, खान टेस्ट और वाशरमैन टेस्ट, ये तीनों टेस्ट सिफिलिस को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। विडाल टेस्ट टाइफाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन यहां से आपके क्वेश्चन जरूर पूछने देखने को मिलेगा सीरोलॉजिकल टेस्ट से, डिजीज को कैसे डायग्नोसिस करते हैं, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर कॉज ऑफ कॉमन कोल्ड। जो हमें कोल्ड होता है तो रनिंग नोज होता है, तो रनिंग नोज मतलब आपका रिनो वायरस, तो रिनो वायरस से ही होता है कॉमन कोल्ड जो है, ठीक है, सर्दी खांसी रिनो वायरस, यही आपका वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन 89 वाला, अल्कोहल इन वाटर, इसका 60 से 85% इज अ गुड डिसइंफेक्टेंट फॉर द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड द लेबोरेटरी सरफेस, इट डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट देयर बाई। तो जो अल्कोहल का लगभग 70 to 80% कंसंट्रेशन जो है ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज होता है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करने के लिए, राइट। तो इसका आपसे मैकेनिज्म पूछ रहा है कि किस मैकेनिज्म पे काम करता है अल्कोहल। तो अल्कोहल जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर, मतलब उसके सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, डिसरप्ट करता है सेल मेम्ब्रेन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल मेम्ब्रेन को आपका डैमेज करेगा अल्कोहल जो है। और कंसंट्रेशन याद रखना 70 to 80% इस तरीके से याद करना। नेक्स्ट बात करते हैं पीएच इंडिकेटर या फिर डाई की बात करते हैं, प्रेजेंट इन द क्रिस्टेंसेंस यूरिया मीडियम में आपका पीएच इंडिकेटर के रूप में यूज होता है आपका फिनॉल रेड, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या लेना है इसका, फिनॉल रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, तो ये स्पेशली याद रखना आप लोग, क्रिस्टेंसेंस यूरिया जो होता है, ठीक है, तो इसमें हम लोग फिनॉल रेड को यूज करते हैं आपका डाई के रूप में, इंडिकेटर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलोडियन फिल्टर आर यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ, तो ये जो कोलोडियन फिल्टर है ये वायरस के आइसोलेशन मतलब उसको सेपरेट करने में हेल्प करता है ये फिल्टर जो है। तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा, वायरस। नेक्स्ट 92 वाला क्वेश्चन देखिए, डायग्नोसिस ऑफ द एच पाइलोरी, एच पाइलोरी मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कैन बी डन बाय, तो यहां पर हम लोग यूरिया बेथ टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एच पाइलोरी की वजह से पेप्टिक अल्सर होता है, ये बात भी आप याद करना। और इसको हम लोग कैसे डायग्नोसिस करते हैं, यूरिया बेथ टेस्ट से। तो ए इसका करेक्ट आंसर लेना है आपको, राइट। इसकी वजह से क्या होता है, स्टमक में पेप्टिक अल्सर होता है एच पाइलोरी की इंफेक्शन की वजह से। देखिए नेक्स्ट 93 वाला क्वेश्चन देखिए, इन कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन स्टडी स्टेट इज द अचीव्ड यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ, तो कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन की बात चल रहा है, तो इसका जो प्रिंसिपल होता है ये होता है आपका कीमोस्टेट टेक्निक यूज होता है, इसमें कीमोस्टेट टेक्निक यूज होगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, कीमोस्टेट टेक्निक के थ्रू यहां पर परफॉर्म होता है कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन प्रोसेस में, राइट। तो ये थे आपके महाराष्ट्र डीआई 2016 में पूछे गए क्वेश्चन का हमने प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, और इन क्वेश्चन को देखकर एक आपको आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन महाराष्ट्र डीआई में पूछे जाते हैं। हेलो गाइस, सो अब हम देखेंगे अभी नॉन फार्मा में कौन से ऐसे पार्ट आए थे या कौन से ऐसे क्वेश्चन आए थे आपके 2016 के पीवाईक्यू या महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन में। सो वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे नॉन फार्मा पोर्शन में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला है ये क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये रहा 94th क्वेश्चन। कह रहा है सिलेक्ट द लॉजिकल इक्विवेलेंट ऑप्शन, लॉजिकली इक्विवेलेंट होना चाहिए। इफ उमा एंड सोहेल गो फॉर द बीच वॉक देन इट इज रेनिंग, उमा और सोहेल बीच वॉक पे जाते हैं जब बारिश होती है। सो इसके लिए लॉजिकली कौन सा स्टेटमेंट अप्लाई होता है, इफ इट इज नॉट रेनिंग देन उमा एंड सोहेल डू नॉट गो फॉर द बीच वॉक, इफ उमा एंड सोहेल डू नॉट गो फॉर द बीच वॉक देन इट इज रेनिंग, इफ उमा एंड सोहेल डू नॉट गो फॉर द बीच वॉक देन इट इज नॉट रेनिंग, एंड इफ इट इज नॉट रेनिंग देन उमा एंड सोहेल गो फॉर द बीच वॉक। सिंपल है, आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि उमा और सोहेल को बीच वॉक पे जाने के लिए रेनिंग ये नेसेसरी कंडीशन है, बारिश होना ये नेसेसरी कंडीशन है। सो इस वजह से ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्टली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर रेनिंग नहीं हो रहा है तो उमा और सोहेल जो है बीच वॉक पे नहीं जाते। इस वजह से ऑप्शन ए हमारा डेफिनेटली 100% करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 95, अब यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है एंड आई होप आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। यस, वेरी नाइस। सो क्या है ये स्टेटमेंट में, ध्यान से पढ़ो। दोनों नानू एंड योनू who belongs to 3 different communities participated in chapati making competition and one of them won the trophy। इन तीनों भी क्या करते हैं, चपाती मेकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और उसको एक को ट्रॉफी मिलती है। दे बिलोंग टू द कम्युनिटीज, कौन सी है, रोमी, मोरी एंड बोरी। सो दोनों जो होगा वो रोमी कम्युनिटी से है, मोरी जो मोरी कम्युनिटी से है, नानू जो होगा वो मोरी कम्युनिटी से है, और या योनू जो होगा वो बोरी कम्युनिटी से। ये तीन क्लासीफाई हो गया। देन उसके बाद आपको क्या बोला गया है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द रोमी कम्युनिटी, सारे जो मेंबर्स होते हैं रोमी कम्युनिटी के वो हमेशा ट्रू स्टेटमेंट बनाते हैं या ट्रू स्टेटमेंट बताते हैं। सारे जो मेंबर्स होते हैं रोमी कम्युनिटी के
रोमी कम्युनिटी के जो सारे मेंबर्स है वो हमेशा ट्रू स्टेटमेंट बोलते हैं। तो जो रोमी कम्युनिटी के मेंबर है वो हमेशा ट्रू स्टेटमेंट बोलेंगे। जो मेंबर ऑफ मोरी कम्युनिटी के है वो हमेशा झूठ बोलते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट बोलते हैं। और जो मेंबर है किसके, बोरी कम्युनिटी के, वो हमेशा ट्रू एंड अनट्रू, दोनों भी ट्रू एंड फॉल्स, ऐसे अल्टरनेटिवली जो है स्टेटमेंट बताया करते हैं। देन वन ऑफ द फॉलोइंग इज दी करेक्ट। कौन सा चीज करेक्ट है कि किसने ट्रॉफी जीती? सिंपल है। तो यहाँ पे दोनों ने बोला है इफ योनो हैड नॉट डिस्टर्ब मी बाय सिंगिंग लाउडली व्हाइल मेकिंग द चपाती तो आई वुड हैव वन दी ट्रॉफी। योनो ऑलवेज पिक द ट्रूथ एंड योनो इज द विनर। अब यहाँ पे दोनों ने सिंपली आपको पहले ही स्टेटमेंट में आपको आइडेंटिफाई करके दे दिया है कि दोनों जो होगा वो कौन से कम्युनिटी का है, रोमी कम्युनिटी का है। और रोमी कम्युनिटी हमेशा ट्रूथ बोलती है, हमेशा क्या बोलती है, सच्चाई बोलती है। इस वजह से आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है पहले ही स्टेटमेंट को देख के पता चलेगा, क्योंकि दोनों जो है रोमी कम्युनिटी से, और रोमी कम्युनिटी वाले जो होते हैं वो हमेशा ट्रू स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इन्होंने बोल दिया है कि उन्होंने इज द विनर। कुछ आगे की स्टेटमेंट देखने की भी जरूरत नहीं। हु वन द ट्रॉफी, सिंपल ऑप्शन ए डायरेक्टली करेक्ट आंसर आता है। इस वजह से आपको क्विकली थिंकिंग करके स्ट्रेट अवे आपका आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं 96 क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप जूम आउट करके देख सकते हैं, ये डायग्राम दिया है और यहाँ पे जो ब्लैंक प्लेस है उसको फिल करना है। इसमें स्पेसिफिकली आपको क्या देखना है, एरो देखो किस तरह से, एरो में जिसमें किसमें डार्कन पोर्शन है, किसमें ब्लैक ब्लैक फिलर है, कहाँ पे व्हाइट फिलर है वो देखिए। फिर किस तरह से मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि ये वाला कंप्लीट फिगर दिया गया है, इस कंप्लीट फिगर को देखिए, यहाँ पे एरो है, फिर डाउन एरो है, फिर साइड एरो है, फिर अप एरो है। इस तरह से ही बाकी को अरेंज करोगे तो आपको ऑप्शन डी जो है करेक्ट मिलेगा। रेक्टिफाई करो, ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, ना कि ऑप्शन ए। ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा, मोस्ट एक्यूरेट बनेगा एज कंपेयर टू ऑप्शन ए। सो ऑप्शन डी को आप बिठा के देखोगे तो करेक्ट आंसर बनेगा। 97 में अगेन ऑब्जर्वेशन बेस्ड यहाँ पे पूछा गया है, आपको ये फिलअप करना है जो एम्प्टी स्पेस दिया गया है। अगेन जब आप इसको देखोगे क्या क्या देखना है, सारी लाइंस देखो, फिर जो कलर्ड पोर्शन है, अनकलर्ड पोर्शन है वो कैसे फ्लिप हो रहा है, मिरर हो रहा है वो देखना है। सर्कल्स दिए गए हैं तो सर्कल्स में भी आपको देखना है कौन सा डार्क पोर्शन है, कौन सा लाइट पोर्शन है। आपको एक कंप्लीट फिगर दी गई है, उसको देखते हुए आपको बाकी के फिगर अरेंज करना है। अगेन ये आपके ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, आपको ऑब्जर्व करोगे तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट मिलेगा। इस तरह की ये फिगर जो है कंप्लीट होगी। ठीक है, ट्राई करो पहले एंड देन ट्राई टू आंसर इट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98। यहाँ पे सिंपली आपको पूछा गया एक फैमिली है जिसमें ये सारे मेंबर्स है, एच है, जी है, एफ है, ई है, डी है और सी है। आपको बोला गया है सी जो है उसके 2 सन है। कौन से 2 सन है फिलहाल पता नहीं, लेकिन 2 सन है ये पता है, और एक अनमैरिड डॉटर है। ठीक है, 3 बच्चे इस तरह से सी के, एंड अ डॉटर इन लॉ, और एक बच्चे की वाइफ भी है। ओके, सो एंड हिज वाइफ शेयर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एच एंड हिज मदर, एच जो है एंड उसकी माँ कौन है, डी। तो एच की मदर हुई तो मतलब ये एच जो है सन है, हिज मदर बोला है तो एच जो है सन हो गया, और डी जो होगी वो किसकी वाइफ होगी, सी की वाइफ होगी। सिंपल, सी की वाइफ होगी डी, सी जो है वो मेल फिगर हो गया, डी जो है उसकी वाइफ है, क्योंकि एच की मदर हुई तो वो वाइफ हो गई डायरेक्टली सी की। एच जो है वो सन हो गया। उसके बाद आर वेरी सपोर्टिव टू जीज वाइफ, तो यानी कि जी की कोई वाइफ है, जी भी एक सन है, उसकी वाइफ है। कौन वाइफ है वो हमें पता नहीं, तो जी की कोई वाइफ है। सो यार जी की कोई वाइफ है तो उसको सपोर्ट करते कौन, एच और डी, दोनों भी सन एंड मदर। उसके बाद एच इज ब्रदर इन लॉ ऑफ द अबव मेंशन। एच जो है ब्रदर इन लॉ है किसका, द अबव मेंशन रिलेशन, ऑब्वियसली ब्रदर इन लॉ हो गए। देन जीज सिस्टर असिस्ट जीज वाइफ ई, तो जी की वाइफ कौन है, ई है। जी की वाइफ जो है वो ई है, और सिस्टर कौन है, जीज सिस्टर जो है वो सपोर्ट करती है जीज के वाइफ को। जी की वाइफ जो है वो ई है, एंड एक ही अल्फाबेट बचा है जो कि है एफ, और एफ जो है वो सिस्टर है किसकी, एच और जी की सिस्टर है एफ। सिंपली आपको ये रिलेशन जॉट डाउन करना है। आपको पूछा गया सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इंडिकेट सी की डॉटर, तो सी की डॉटर तो ऑप्शन बी करेक्ट होता है, एफ इज द सी की डॉटर। सिंपली है ये रिलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से, सी फादर है, डी मदर है, सन सन दो, उसकी वाइफ ई, जी की वाइफ एंड एफ इज द डॉटर। क्वेश्चन नंबर 99 जो है यहाँ पे आपको बोला गया है जे क्यू जी टी देन डी डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क एंड जेड। आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है। सिंपल है, आपको देखना है जो स्टेटमेंट दिया गया, जैसे कि जे को देखोगे और क्यू को देखोगे, जे को देखो और क्यू को देखो, जी को देखो, फिर टी को देखो, डी और डब्ल्यू को देखो, आपको पता चलेगा कि जब हम जे और क्यू को देखते हैं तो फॉरवर्ड नंबरिंग से, ए से लेके जेड तक फॉरवर्ड वे से जब देखते हैं तो जे का क्या नंबर होगा वो देखिए
एंड क्यू का क्या नंबर होगा वो देखिए। सिमिलरली जी और टी के लिए करना है और डी और डब्ल्यू के लिए करना है। लेट मी शो यू हाउ इट इज। आप देखो यहाँ पे दिया गया है। अब जे को देखो, जे का नंबर 10 है फ्रॉम फॉरवर्ड नंबरिंग, और बैकवर्ड से देखते हैं तो क्यू का नंबर भी 10 आएगा। अगर पीछे से हम लोग काउंट करेंगे तो क्यू का नंबर भी 10 आएगा, फॉरवर्ड से काउंट करेंगे तो जे का नंबर 10 आएगा, तो इसलिए जे क्यू है। सिमिलरली जी टी का देखो सेम ही आएगा, आगे से पीछे से दोनों का नंबर सेम आता है। डी डब्ल्यू का भी, डी जैसे कि आगे से 4 है और डब्ल्यू पीछे से 4 है। देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और जेड, जेड पीछे से फर्स्ट है और ए जो होगा वो आगे से फर्स्ट होगा, इस वजह से ए ऑप्शन करेक्ट होता है। बट 11 आएगा या 12, तो आप सिंपली जब देखोगे नंबर्स क्या लिखे हैं, जे के ऊपर 3 लिखा है, क्यू के ऊपर 4 लिखा है, जी के ऊपर 6 लिखा है और टी के ऊपर 7 लिखा है, टी के ऊपर 7 लिखा है। तो आप कैसे देख रहे हो, एक नंबर डिक्रीज इंक्रीज का नंबर है। तो यहाँ पे जेड पे 13 है तो उससे एक कम जाएगा, ए पे 12 आ जाएगा। ओके, सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया, आपको क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा करेक्ट, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या ऑप्शन करेक्ट आएगा। दिस इज द क्वेश्चन मार्क। सिंपल है, जो बाकी डायग्राम में दिया गया है उसमें क्या चीजें हो रही है वो फाइंड आउट करना है, आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। किस तरह से सी है, सिंपल है, जो आपको अल्फाबेट दिए गए उनकी पोजीशन है उनको ऐड करो तो एक सिमिलर नंबर मिलेगा। जो भी नंबर मिलेगा, सपोज एग्जाम्पल 2, इनके अल्फाबेट ऐड करोगे तो एग्जाम्पल इनका टोटल 2 आया, एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ। उसी तरह से आप जब इनके अल्फा जो नंबर्स दिए उनको ऐड करोगे तो सेम आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, सेम नंबर मिलेगा। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि दोनों चीजें सेम है। तो जब लास्ट में फाइंड आउट करोगे तो इट वुड बी इजी। सो जैसे कि BEV को ऐड करोगे 29 मिलेगा, सिमिलरली जो नंबर दिए गए उनको ऐड करोगे तो 29 मिलेगा। तो बाकी का फाइंड आउट करोगे तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट अवर टुडेज